गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो खास बात यह है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का मतलब क्या है, आप लोग के नजरिए से बताओ, हिस्ट्री क्या होता है? जो बीत चुका है। तो मैं बोलूं कि जो अंग्रेज लोग आए थे वो हिस्ट्री है, उसके पीछे जाएंगे और हिस्ट्री। यदि 2 दिन पहले की बात करेंगे, क्या वो भी हिस्ट्री? आज जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी हिस्ट्री का पार्ट होगा? नहीं। और यदि मैं कल की बात करूँ तो नहीं होगा। ठीक है, जो आज से यानी वर्तमान प्रेजेंट से लेके पीछा जो भी आएगा वो सब हिस्ट्री कहलाएगा। यानी कि जो हमारा यस्टरडे था, पिछला दिन था, वो हमारा हिस्ट्री हो गया, वो हमारा पास्ट है। जो पास्ट है वो हमारी हिस्ट्री। ठीक है, तो इस नजरिए से देखें तो हिस्ट्री को हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को यदि हम देखें कि हिस्ट्री सब्जेक्ट देखें, ठीक है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, इतिहास जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री इतिहास, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, कई लोग को ये बहुत टफ लगता है, आज हम वो मिथ दूर कर देंगे कि वो टफ नहीं है। ठीक है, समझने लायक चीज। हम समझते हैं कि युद्धों का खेल है या फिर उसके बारे में जानना, राजा कौन थे, महाराजा कौन थे। तो हम जो ये सोच से पढ़ते हैं तो कभी हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अब थोड़ा सा हम दूसरा नजरिए में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हिस्ट्री कितने टाइप की होती है। यानी हिस्ट्री को हम डिवाइड करो तो कितने टाइप की हो सकती है, इसको देखते हैं। एक होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, विश्व का इतिहास। ठीक, उसके बाद हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की जो हिस्ट्री है, यदि मैं इसको यहाँ लिखूं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई और एक इंडिया की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो कौन सा एग्जामों में रिलेवेंट है, तो उसको देखें। तो लगभग सभी एग्जामों में रिलेवेंट है, कुछ एग्जामों को छोड़कर। जैसे एमपीपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्वेश्चन को हटा दिया। ठीक है, पहले था, ठीक, जो हटाया वो ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को समझे बिना हमारे इंडिया की हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम इस तरह कि हमें वर्ल्ड का भी पता होगा और इंडिया का भी पता होगा। ठीक है, यदि हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो शायद हम अधूरी जानकारी करेंगे, इसलिए हम लोग वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री दोनों को कंबाइन तौर पे समझेंगे। ठीक है, हमने पॉलिटी की क्लास में प्रीवियस में देख चुका है, जो ये वाले यहाँ के एकेडमी के और जो बाहर भी पढ़ रहे हैं उनको हमने बता रखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री को समझे बिना ना पॉलिटी समझ पाएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री को समझे बिना ना हिस्ट्री समझ पाएंगे। तो हमने पॉलिटी वाले सेक्शन में देखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के इनपुट्स क्या थे। अभी हम यहाँ देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो इंडियन हिस्ट्री में यदि आधुनिक भारत की बात करें, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेज कहाँ के थे? इंडिया के तो थे नहीं। अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोपियंस थे, और बाकी यूरोपियंस भी आए। ठीक है, तो भी आपका देखते हो कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट और वहाँ का नॉलेज समझ आना चाहिए। यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें, मिडिवल इंडिया की, तो मिडिवल इंडिया में भी क्या होता है? मिडिवल इंडिया में भी जब आप देखोगे कि मुस्लिम इन्वेड होगा, मुस्लिम आक्रमण होगा, तो वो भी इंडिया के नहीं थे। वो कहाँ से आए थे? कहीं ईरान की तरफ से आए थे, कहीं फारस तरफ से आए थे। ठीक है, और थोड़े से मंगोलिया आक्रमण, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें इंडिया को समझने से पहले वर्ल्ड को समझना जरूरी होगा। ठीक है, लेकिन अभी आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को सेंट्रिक कर रहे हैं, लेकिन हम मोटे तौर पे देखते हैं कि हिस्ट्री के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, जिस एग्जाम में रिलेवेंट होगा उस एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, एमपीपीएससी है, तो एमपीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन उसको समझे बिना हम इंडियन हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। एसएससी में भी आपके पूरे एग्जाम में आएगा, और लगभग हर एक एग्जाम में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लगभग। तो यदि हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री तो होता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या सेगमेंट्स देखे थे हमने। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा था कि रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ चुका है हमने, ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर ये हमने पॉलिटी वाली क्लास में देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वहां पर फिर इनलाइटमेंट होता है, प्रबोधन होता है। ठीक है, इनलाइटमेंट प्रबोधन। ठीक है, फिर पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था, ये टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुनर्जागरण यानी रेनेसांस। ठीक है, पुनर्जागरण की बात करेंगे, तो ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे, जो कि हमें सबसे गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि एक तो हम इंडियन से हमें पता होना चाहिए नॉर्मल तौर पे, दूसरा पढ़ाई का एंगल सेकंड है। पहले हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस को इंडियंस के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में पता करना है तो उसके इतिहास को जानो पहले। ठीक है, इतिहास को जानो, इतिहास को समझो, उसके बाद करो। यदि हम इतिहास को कम समझते हैं, ऊपरी तौर पे जानते हैं, तो हो सकता है कि हम गलत निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ना अलग चीज है और इतिहास को समझना अलग चीज है, तो हम दोनों चीज यहाँ पर करेंगे।
तो इंडियन की हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन की हिस्ट्री को हम डिवाइड करें तो हम कितने पार्ट में देखते हैं? एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, प्राचीन भारत। एक होता है मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन भारत। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। और क्या हो सकता है इसके बाद? आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बाद का भारत, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये होगा आजादी के बाद का भारत। तो इसको हम कब तक पढ़ेंगे? 1947 से लेके अभी तक, यस्टरडे, अब तक। हाँ, अब तक कहने मतलब आज ना होके यानी यस्टरडे, यानी अब तक। इसको आसान शब्दों में लिखो, अब तक, ठीक है। तो ये इतिहास होगा। तो इतिहास कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। हम बोलिए कि हमने इतिहास पढ़ लिया, तो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद तब तक, जब तक आप हो तब तक तो रहेगा, ठीक। आप चले जाओगे तो उसके बाद दूसरों का इतिहास चालू हो जाएगा, तो आप खुद इतिहास रख जाओगे, ठीक है। तो मैं एक बात अब अधिकांश कहता हूं कि वक्त को वक्त दो। क्यों? क्योंकि उसे हमारा इतिहास कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आपने इतिहास की बुक्स इतनी सी पढ़ ली, इतनी सी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली। कई बार क्या होता है, आप पढ़ बहुत लेते हो पर उसे समझ नहीं पाते। तो हम दोनों तरह की चीजें देखेंगे, ठीक है। इतिहास युद्धों का खेल नहीं है, इतिहास फैक्ट भी है, इतिहास एक दृष्टिकोण भी है, एक विचारधारा भी है। तो हम उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क देगा। लेकिन हम लोग केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें एक और एडिशनल पढ़ेंगे जो इन चारों का मर्जर होगा। वो क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, केवल युद्धों की बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति में केवल मंदिर बस नहीं आते, मंदिर मस्जिद हो गए या कोई स्मारक हो गया, यही बस नहीं आती। यहाँ पर अलग अलग विधाएं क्या आएंगी, अलग अलग आर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेंटिंग्स भी पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हम साहित्य के बारे में भी देखते हैं। तो बहुत डाइवर्स होता है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे खूबसूरत पार्ट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत पार्ट है। यदि हम इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नॉलेज चाहिए। बात है समझ में? तो ये हमने एक तरह से देखा हिस्ट्री को, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को सेंट्रिक करने वाले हैं इस पोर्शन, ठीक है। देखते हैं आज की क्लास में कितना होता है। आज की क्लास में कवर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको एकदम से नहीं समझ सकते कि हमने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं बोलूं एंशिएंट हिस्ट्री में जनरली क्या रहा है? एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम देखेंगे डिटेल में, पर हम फ्रेमवर्क देख लें। एंशिएंट हिस्ट्री में रहा है जैसे कि वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यदि मैं आपसे सवाल करूं, है ना, कि आपने बचपन में पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो अब उसे क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। आप पुरानी बुक्स में देखोगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता आपने जो पढ़ी होगी, इवन 1-2 साल पहले भी देखा होगा तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता आता है। लेकिन अब एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है, ठीक है, चीजें लगातार अपडेट हो रही है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। आप समझते हो कि इतिहास की पुरानी बुक पढ़ ली तो हो गया, ठीक है। लगातार कुछ कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, तो सिंधु घाटी का ज्यादातर पार्ट पाकिस्तान में जा चुका है, ठीक है, ज्यादातर पार्ट अभी हम देखेंगे बाय मैप। लेकिन उसका इंडिया वाला पार्ट भी तो इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया वाला पार्ट तो झलक नहीं रहा, क्योंकि सिंधु नदी का मैक्सिमम पार्ट कहां पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो शहर थे वो भी कहां पर है? पाकिस्तान। तो इंडिया का रिलेवेंस समझ नहीं आ रहा था, जबकि इंडिया का भी उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री में उस पार्ट को लेकर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनसीईआरटी ने उसको डेवलप करके क्या कर दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। सरस्वती नदी है, ठीक है, जो आप लोग पहले के मंत्रोच्चारण में देखते होंगे, वैदिक में भी लिखा हुआ है गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरस्वती वर्ड है, क्या वो आज नदी को एग्जिस्ट करती है? नहीं, उस समय के साथ में विलुप्त हो गई। लेकिन उसके एविडेंस है, राजस्थान वाले रीजन में जाएंगे हम तो वहां पर हमें उसके एविडेंस मिलते हैं, यानी कि मतलब थी वो नदी एग्जिस्ट थी, पर उसमें पानी का प्रवाह नहीं है, कुछ परिवर्तन हुए होंगे, ठीक है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब गहराई से देखेंगे वो नदी उस समय बहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो नदी वहां से अब नहीं है और वो उसका पानी कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड होता है और हड़प्पा सभ्यता होती है। तो आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता थी कि वैदिक सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। चलिए तो एक बेसिक फ्रेमवर्क बताते हैं कि पहले नंबर पे आपका आ जाएगा, पहले नंबर पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ISC, इंडियन सरस्वती सिविलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सभ्यता थी, उसके बाद कौन सी सभ्यता आएगी? वैदिक सभ्यता आएगी, ठीक है। तो पहले तो आएगी इंडस वैली। तो इंडस वैली सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यदि आप बेसिक डिफरेंस समझे, उनकी सभ्यताओं या सेटलमेंट को तहत तो क्या कहलाएगा? इंडस वैली ग्रामीण थी कि शहरी? शहरी। ये बात ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये शहरी सभ्यता थी। आ जाइए, उसके बाद आएगा वैदिक, आएगी कौन सी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। ये आएगा विलेज सेटलमेंट्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा शहरी सभ्यता। तो यहाँ पर जो शहरी सभ्यता है, आप सोच के देखो, यदि हम एक एग्जांपल लें कि धीरे धीरे गांव है, ठीक है। पहले तो आप देखो आदि मानव के समय से बात करके इंसानों के डेवलपमेंट से बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ? इंसान जो थे, इंसान ना होके क्या थे? बंदर। ठीक, बंदर से धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना चालू किए हैं? वो इंसान की ओर बढ़ना चालू किए। तो एकदम से इंसान नहीं बने, ठीक है। बंदर रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा लंगूर बंदर वगैरह, जो मंकी वगैरह होता है, तो मंकी अलग तरह से दिखता है, इंसान अलग तरह से दिखता है। हाइट को लेके, उसके बनावट को लेके, उसकी पूंछ ले लो या फिर उसके फिजिकल स्ट्रक्चर ले लो, तो क्या हुआ? धीरे धीरे बंदर से धीरे धीरे क्या बनने लगा? इंसान। तो इंसान बनने से पहले आधा बंदर और आधा इंसान का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? गोरिल्ला, ठीक है। एप, ठीक है, आदि मानव जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हम सभ्यता में कैसे आए? बंदर से आदि मानव में आए हैं, ठीक है, ऐप में आए हैं। ऐप से धीरे धीरे हम लोग, जो आपने बंदर को देखा होगा, वो ऐसे उकड़ू करके बैठा रहता है, ठीक है, उसकी पूंछ होती है, फिर पूंछ उसकी कम होने लगेगी, ठीक है, डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। वो जमीन में चलना सीख जाएगा, पेड़ों की जगह जमीन में रहना सीख जाएगा, बाकी डेवलपमेंट करेंगे, उसके शरीर की बनावट में चेंजेस आएगा और वो धीरे धीरे इंसानों की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो फिर आप देखते हो, हम यदि अपने इतिहास को समझे तो इंडिया में सबसे पुराना इतिहास देखेंगे तो आदि मानव की कुछ खूबियां मिली हैं, ठीक है। नर्मदा वैली में हमारे इंडिया में और वर्ल्ड की, इवन वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी में से एक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और इंडिया की सबसे पुरानी नर्मदा वैली में मिली, ठीक है, रामपिथिकस और शिवपिथिकस, ठीक है। तो ये ऐप यानी कि आदि मानव की खोपड़ियां मिली, ठीक। चलो ठीक है, उतना तो भाई उस समय कोई इतिहास का लेखन भी नहीं था, क्योंकि इतिहास जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि वो उसके एविडेंस कहां से मिले। अब ऐसा था नहीं कि उस समय का वीडियो हमें मिल जाए, और इतना कोई माइंड से चमत्कारी भी नहीं है कि वो उस समय का चीज देख लेगा। तो उस समय के कोई एविडेंस नहीं है। तो जमीन में जो गड़े हुए थे, उनकी खोपड़ियां, उनके अवशेष वगैरह, या फिर उनकी जो भी चीजें छोड़ी गई हैं, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका यहाँ से इतिहास चालू होता है। लेकिन हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अंग्रेज लोग रेल की पटरियां डाल रहे थे, ठीक है, तो उन्हें खुदाई करी, और खुदाई करने के दौरान उन्होंने क्या देखा? खुदाई करने के दौरान उन्हें जब खोदा जमीन को, तो उससे ये पता चला कि अंदर ईंटें मिल रही हैं, पकी हुई ईंटें। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, नॉर्मल पकी हुई ईंटें होंगी। लेकिन क्या होता है उसके बाद, जब वो और गहराई पर छोड़ देते हैं, बाद में दयाराम साहनी 1921 में आते हैं, वो खोद के देखते हैं भाई ये ईंट तो बहुत पुरानी है, क्योंकि बहुत गहराई में दबी हुई है। तो गहराई में दबी हुई ईंटों से पता चलता है कि यार यहाँ पर कोई शहर बसा हुआ था। फिर बाद में और डेवलपमेंट होंगे तो ये पता चलेगा कि यार ये बहुत पुरानी सभ्यता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सभ्यता है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में अंग्रेज आए और बाकी लोग आए, उन्होंने भी अपना अपना दावा किया कि ये हमारी सबसे पुरानी है। पर ये बात निकल कर आई इंडियंस के इतिहासकारों के द्वारा कि इंडस वैली या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है दुनिया की सबसे पुरानी पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है। मिस्र में भी रही है, मेसोपोटामिया, इराक, ईरान में भी रही, ठीक है। मिस्र आपका इजिप्ट वगैरह में हो गया, ठीक है। माया सभ्यता आपकी अमेरिकन्स में हो गई। तो ये सभ्यता भी बहुत पुरानी। लेकिन पहली जो बोलना चाहिए अर्बन सेटलमेंट, शहरी सभ्यता क्या थी आपकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे गर्व की बात है कि सबसे पुरानी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ है, कुछ समय बाद हमें पता नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहर के अवशेष मिले, उसके बाद लंबा गैप है, हमें कुछ नहीं पता, मट्टी की एक मोटी परत है। उसके बाद फिर दोबारा पता चलता है वैदिक सभ्यता आती है। लेकिन वैदिक सभ्यता में जब हम लोग उसके अवशेष जाएंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम एंशिएंट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कि वहां पर बर्तन मिले हैं, कि वहां पर कुछ सामान मिला है, मट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं, या फिर उससे कुछ इतिहास से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो वो सब हमें वैदिक से पता चलेगा और हम दूसरा अनुमान लगाएंगे कि वैदिक क्या थी, ब्राह्मण। तो ये हम लोग पढ़ते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद आएंगे, ठीक है। महाजनपद यानी बड़े बड़े नगर, क्योंकि ग्राम आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हुआ हमारे इधर के गाँव का, गाँव धीरे धीरे समय के हिसाब से डेवलप होंगे, तो वो उसमें फैसिलिटीज इंक्रीज होती जाएगी, रोड बनेगी, सड़क बनेगी, फैसिलिटीज बढ़ेगी, धीरे धीरे और बड़ा होगा। तो हो सकता है कि वो शहर की ओर बढ़े, नगर बने, नगर की ओर शहर बने, शहर से जिला बने, जिला से फिर
आप देखोगे कि और बढ़ते जाए, ठीक है, सिटी से मेगा सिटी होते जाए, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऐसा चलता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, इंडिया में पहले शहरी सभ्यता ही है, उसके पहले का हमें एविडेंस पता नहीं, ठीक है, वो हमें साक्ष्य खराब हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद ग्रामीण है, उसके बाद क्या होगा, नगर बनेंगे, तो 16 महाजनपद बनेंगे, 16 महाजनपद बनेंगे, धीरे धीरे राज्य की अवधारणा आएगी, ठीक है। ये जो बातें अभी हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें वंश बनना चालू हो गए, मगध साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये जो साम्राज्य हैं ये वैदिक समय के हैं, ठीक है, पुराने समय के। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ तक एंशिएंट इंडिया होगा। मध्यकालीन इतिहास वहां से शुरू होता है जहां से मुस्लिमों का आक्रमण चालू होता है, ठीक है। वो मुस्लिम्स इंडिया के नहीं थे, वो पड़ोस के बाहर के थे, ठीक है, उनका आना होता है। तो वहां से जो इतिहास में चेंजेस आएंगे तो वो आएगा मिडिवल में, ठीक है, मिडिवल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। मॉडर्न में कब तक आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे तुर्की शासन, तुर्की शासन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तुर्की शासन के बाद आप देखोगे मुगल शासन। तो मुगल्स पीरियड में, मुगल बादशाह वगैरह के पीरियड में ही यूरोपियंस का आगमन हो जाएगा। यूरोपियंस कहाँ पर है, यूरोप यानी वो अंग्रेज और यूरोप के बाकी जो सेगमेंट वाले जो आएंगे, अभी हम देखेंगे उसे डिटेल में, तो वो सब आ जाएंगे। और जो मुगल्स आएंगे तो उसी समय अंग्रेजों का भी आधुनिक और मध्य के बीच का एक ब्रिज बनता है, ठीक है। यहाँ पर यूरोपियंस आ जाएंगे, ठीक, यूरोपियन, और वहां से फिर स्टार्ट होगा आधुनिक, ठीक है। तो हमने एक फ्रेमवर्क समझा, ठीक है, बात है, आप स्क्रीन में इसको नोट कर लें, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बस आप इस फ्रेमवर्क को नोट कर लो और बाकी एडिशनल चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। स्पीड में करेंगे, हमें पढ़ना बहुत है, हम वैसे भी लेट हो गए पढ़ने। नोट करें, जो बात समझना आएगी पूछ लेंगे, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। हो गया सभी का? हो गया? Yes, sir.
चलिए अब थोड़ा सा हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं कि चीजें कैसे कैसे थिएटर वाली फीलिंग तो नहीं आती, बगदाद मत मचा देगा। देखो तो न्यूज में कुछ आया है, कुछ बगदाद हुई थी। कैसी मूवी है भाई, किसने देखी वाली? देखिए कैसी सर, सर वो चालू है। हो गया उसका लाइक अभी पड़ेगा ना इसके बाद। पहले वर्ड को समझ लेते हैं ना, चीजों को फिर समझेंगे। देखो ये वर्ड मैप है, ठीक है। पहले वर्ड मैप को समझ लो क्या है। वर्ड मैप में ये पूरा वर्ड है, इसमें नीला वाला पार्ट पानी है, ठीक है। और ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है ये आपकी क्या है, जमीन, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये देश के नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे देश आएंगे। तो एक वर्ल्ड में जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये बात समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर खास तौर पर यूरोप, हम इनकी बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो जब हम यूरोपियंस बोलेंगे तो अकेले अंग्रेज नहीं होंगे, अंग्रेजों के साथ और भी लोग होंगे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने ये समझ लिया। और इंडिया कहाँ पर है आपका, इतना ये पार्ट, ठीक है। ये इंडिया आएगा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं। ये एक तरह से फ्रेमवर्क है, इंडिया का मैप है, समझ लो ये इंडिया का मैप है इस तरह से। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सिविलाइजेशन थी कि उस समय हड़प्पा सभ्यता का क्या रोल था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कुछ इस तरह से था। जो ये हाईलाइटेड फॉर्म है ना, तो ये पूरे इंडिया में नहीं था, ये वाला जो उसका विस्तार है करीब करीब यहाँ तक था। तो मेनली इसका मेजर जो सेटलमेंट है, जो बस्तियां हैं वो यहाँ तक की है, ठीक है। तो ये इंडिया है, इंडिया के बाजू में पाकिस्तान, तो ज्यादातर एरिया में क्या होगा, पाकिस्तान। और सिंधु नदी यहाँ से बहती है। तो सिंधु सभ्यता सबसे पहले ये जो सभ्यता मिली थी वो सिंधु नदी के कारण पास मिली थी, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। और पहली जगह खुदाई होकर हड़प्पा में मिली थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता बोला गया। लेकिन अब क्या बोला जाएगा, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। ये हड़प्पा सरस्वती सभ्यता बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक। तो शुरुआत में एकदम से शहर नहीं बन गए, हमें और भी पुराने सेटलमेंट दिखते हैं, जैसे कि मान लो कि ये हो गया, ठीक है। ये देखिए आरंभिक हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र। तो शुरुआत में इसके ये वाले एरिया में थे, ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसे जूम करके देख लेंगे। अभी हम लोग फ्रेमवर्क पर बता रहे हैं, तो इतने एरिया में बस था। लेकिन फिर क्या होगा, डेवलप होकर कहां चल जाएगा, ये इतने एरिया में आ जाएगा, ठीक है। फिर अचानक क्या होगा, कुछ समय बाद ये वाला एरिया देखिए, ये वाला, ठीक है, हड़प्पा के बाद वाला एरिया। फिर यहाँ पर कुछ जगह पर सेटलमेंट बनेंगे, जैसे कुछ सेटलमेंट यहाँ बचे, कुछ सेटलमेंट यहाँ बचे, कुछ सेटलमेंट यहाँ बचे। और उसके बाद क्या होगा, एक लंबा गैप पीरियड होगा। फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर आपकी वैदिक सभ्यता एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। हम हिस्ट्री ना ओनली पढ़ते हैं, जबकि हमें यदि बाया मैप याद रखें तो सब चीजें ना आसानी से और जल्दी समझ आएगी। अब देखो इंडिया के ये वाले पार्ट में पहले सिविलाइजेशन थी सिंधु नदी के पास, ठीक है। तो ये सिंधु सिविलाइजेशन थी। लेकिन जब बाद में वैदिक सिविलाइजेशन आएगी प्राचीन भारत में, तो क्या होगा, ये गंगा नदी और राइट साइड के क्षेत्रों में
स्टैब्लिश होगी और धीरे धीरे प्रचार होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, अभी आपका रिसेंट में रेलवे का एग्जाम है, तो बेसिक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई सिंधु सभ्यता जो है वो कहां, कौन सी नदी के किनारे, तो आसान सा है। ठीक है, सिंधु नदी। लेकिन यदि पूछे कि वैदिक सभ्यता जो थी वो कौन सी नदी के किनारे थी, तो नर्मदा नदी के राइट साइड। ठीक, चलिए, तो ये हमने एक तरह से हड़प्पा की सभ्यता देख लिया। ठीक है, फिर इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये नोट्स हैं और नोट्स की वजह से पीछे जो डिस्टर्ब दिख रहा है ना, वो पीछे वाले पेज में बाहर पेन से लिखा गया है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको इसको समझने के लिए बस सेंस में रखना है, बाकी चीजें तो आपको बनी जाएगी। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल कहते थे। ठीक है, स्टोन एज। ठीक, एक आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक, और एक आएगा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक। ठीक है, हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो पहले फ्रेम देख लें कि हिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है। स्टोन एज, स्टोन एज या पाषाण काल, स्टोन यानी पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर वाला काल कौन सा था, जब आदि मानव था। आदि मानव यानी कि आधा इंसान आधा बंदर था। ठीक है, तो वो समय क्या करता था, उसके पास उतना नॉलेज नहीं था, उतना दिमाग विकसित भी नहीं हुआ था, तो वो अपने लिए पत्थर का यूज करता था शिकार करने के लिए, या चीजों को जो भी करना है, पेड़ काटना है, कुछ करना है, तो वो पत्थरों पर क्या करता था, पॉलिश करता था। ठीक है, पत्थरों को काटता था और उसको नोकदार बनाकर अपना यूज करता था। ठीक है, तो इस समय का हमें कोई इतिहास नहीं मिलता है, किस मामले में, लिखित इतिहास। ठीक है, क्योंकि उस समय तो एक बोलना चाहिए आदि मानव था ना, आदि मानव उसको पत्थर मिले, तो हमें पता चला कि उस समय पत्थर मिले। ठीक है, तो इस तरह के एविडेंस कहां मिलते हैं, हमारे नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ठीक है, और इस समय की जो प्रागैतिहासिक काल की चीजें हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में कहां मिलती है, सबसे प्राचीन भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो रायसेन में पड़ता है, भोपाल राजस्थान में रायसेन पड़ता है, वहां पर आप देखते हो जैसे ही वो जंगल खत्म होते हैं तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं। ठीक है, तो आपको भीमबेटका ट्रेन से भी दिखता है, तो जब कभी भी आप भोपाल जाएं तो जरूर वहां विजिट करके आएं। ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलेगा गुफा बनी है, गुफा के अंदर पेंटिंग्स बनी है। ठीक है, ऐसे कुछ अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स, जैसे कि ऐसे कुछ लकड़ी जैसी है ना, ऐसे। ठीक है, ये इस तरह का हाथी बना है तो ऐसा बना है। ठीक है, सूंड ऐसी हो गई, फिर ये इस तरह की, जैसे कि किसी बच्चे ने नौसिखिया टाइप बनाया है। और ये पेंटिंग किसने बनाई है, आदि मानवों ने बनाई है। ठीक है, तो ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आदि मानव के द्वारा जो अभी तक संरक्षित है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 3। लेटेस्ट वाली बताया गया राम मंदिर, और भी मंदिर के समूह है वहां पर, तो ओरछा। ठीक है, 4 ऐतिहासिक साइट हो चुकी है, ये बात ध्यान रखें। अब देखो, ये तो ऐतिहासिक काल था। अधि ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, अधि ऐतिहासिक काल वो काल होगा जो इतिहास और इसके बीच का है, ये बोलना चाहिए ट्रांजिशन जोन, संक्रमण जोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में वो आएगा जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। तो आसान भाषा में समझे, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो वो पाषाण काल के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका लिखा हुआ ना है, यहाँ पर पत्थर मिले, लेकिन अधि ऐतिहासिक काल में कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो आज ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में पूरी तरह चीजों को हमने समझना चालू कर दिया कि उन्होंने क्या लिखा था, कैसे लिखा था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने अभी बेसिक देख चुका है। प्रागैतिहासिक काल तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम उसको उस समय पढ़ेंगे। आप ऐतिहासिक काल में आप देखोगे तो यहाँ पर वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ गई, वैदिक पीरियड हो गया है ना, ये काफी डिटेल में है, तो आप ओनली इसे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, जब क्लास रेगुलर होगी तब हम इसको बता देंगे। ठीक है, ब्राह्मण वेद, वेद हो गया है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, फिर ब्राह्मण में आ जाएगा, अरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, वेदांग आ जाएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, सूत्र वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो पहले हम आसान वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीजें देखेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो प्राचीन भारत का समय पीरियड दिया हुआ है कि एंशिएंट भारत है तो 600 बीसी से लेके 712 एडी, है ना। बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का हम एक अनुमान लेके चलते हैं, तो वो बीसी के तहत माना जाएगा। ठीक है, उसके तहत 712 एडी, एडी जहां से आ गया, कहने का मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म का जो पीरियड माना जाता है उसके समय के बाद वाला काल को एडी बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी 2024 में चल रहे हैं, तो 2024 है तो 2024 एडी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीसी नहीं कहेंगे, वो बहुत पुराने का समय हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। मध्यकालीन भारत 712 एडी से पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, 712 एडी में। ठीक है, और फिर 1707 में, 1707 वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों 1707 में कौन सा मेजर इवेंट हुआ सर, औरंगजेब जो था लास्ट पावरफुल मुगल सम्राट था। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, चीजों का एक अलग फेज चालू होगा। तो हम लोग 1707 से अब तक यानी 15 अगस्त 1948 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक आधुनिक भारत देखते हैं, और
1947 से आगे जाएंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल में एक मोटा फ्रेमवर्क बता देते हैं कि प्राचीन काल की शुरुआत कहां से चालू होती है, महाजनपद से, ठीक है। महाजनपद क्या थे, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो ग्रामीण बस्ती थी धीरे धीरे नगर की ओर डेवलप करती, तो जगह जगह ये एक फ्रेम बना हुआ है, तो अलग अलग जगह का ये जब जूम करोगे घर में आराम से देख लेना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ दी जाएगी, तो यहाँ पर ये आधी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, महाजनपद बन जाएगी, 16 महाजनपद, ठीक है। इसी समय धीरे धीरे बुद्ध और जैन का भी उद्भव होगा, ठीक है। पहले वैदिक पीरियड था, फिर उसके बाद बुद्ध और जैन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मगध साम्राज्य बनेगा, मौर्य साम्राज्य बनेगा, मौर्योत्तर बनेगा, गुप्त काल बनेगा और सबसे लास्ट में हर्षवर्धन बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अब एक बार क्योंकि हमने देखा कि मुगल्स जो औरंगजेब लास्ट था, पावरफुल था, यानी कि लास्ट पावरफुल किंग था, और भी किंग थे, तो उससे हम लोग इतिहास देखना, तो एक बार देख लेते हैं कि मुगल्स में कौन कौन से बादशाह हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुगल्स में आएगा आपका बाबर, है ना। तो ये लिखा हुआ है मुगल या तैमूर वंश 17 शासक हुए 1526 से 1857। 1857 का पीरियड आपको पता है कि आपकी फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी हुई थी, यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है उसे, किसने कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर, पूरा बीडी सावरकर, ठीक है। चलो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे एक एक बात को। पहला है बाबर, है ना, पहला जो मुगल सम्राट हुआ है बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा आएगा हुमायूं, हुमायूं का बेटा आएगा अकबर, ठीक है। इनके फुल फॉर्म भी दिए के लिए क्या क्या बोलते थे, जैसे अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। उनका डेट टाइम आप देख लेंगे, ठीक है। उसके अकबर के बाद आएगा जहांगीर, अगला बादशाह बनेगा, ठीक है। सलीम उसे बोला जाता था। फिर शाहजहां आएगा, उसे खुर्रम कहा गया था, ठीक है। फिर आएगा औरंगजेब, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद से हमें मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई। औरंगजेब, जिसको आलमगीर या मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब भी कहा जाता था, इसका टाइम पीरियड बस ध्यान रखो 1658 से लेके 1707। अच्छा, अब हिस्ट्री में ना बहुत सारे यहाँ पर सन लिखे हुए हैं, ईयर लिखे हुए हैं, तो पहले दिमाग से ये बात को हटा दो कि हमें याद करना है, ठीक है। हम क्लास में ओनली टाइम पीरियड का यूज इसलिए करेंगे कि हमें अंदाजा हो सके ये कितना पुराना है, ये किस टाइम पीरियड में चल रहा है। मैं आपको कहीं नहीं रहा कि आप बिल्कुल भी कुछ याद करो, बात है समझ में। जैसे कि आप मूवी देखने आते हो, स्टोरी ना आप लोग याद करने तो आते नहीं, यानी कि जो मूवी देख रहे हैं उसको कुछ याद नहीं करना है। वैसे जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये साइड कर दो, कुछ याद करना है, बस ना प्यार से चीजें समझना है और चीजों को कनेक्ट करना है। जिस दिन समझ जाएंगे अगला स्टेप होगा याद करना, ठीक है। पर यदि आपने पहले याद करने की कोशिश की, जो कि गलती करते हैं बच्चे, तो फिर ना आप समझ पाओगे ना प्रॉपर याद कर पाओगे। तो अभी दिमाग से ये सब हटा दो कि हमें कुछ याद करना है, ठीक है। बस स्टोरी है, उसे कनेक्ट करते चलो, और जो बात समझना है तुरंत हैंड रेस करके बोलेंगे सर ये बात समझनी है, ठीक है। अपन तुरंत स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी हो गई उसके बाद पूछे सर वो क्या, तुरंत रोके, ठीक है, और तुरंत पूछ ले, क्लियर कर लेंगे। औरंगजेब लास्ट था, ठीक है। औरंगजेब लास्ट मजबूत शासक था, मुगल बादशाह था। उसके बाद और भी आए, जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। ये लास्ट तो नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला है ना वो नीचे है, बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसको मुअज्जम कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड 1707 के आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। उसके बाद है जहांगीर शाह, इसको लंपट मूर्ख भी कहा गया है, ठीक है। इसके बारे में देख लेंगे, कुछ छोटी मोटी डिटेल लिखी हुई है। फर्रुखशियाह, ठीक है, घृणित का है, ठीक। इसने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की दिया। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग भारत यदि किसी दूसरे देश से व्यापार करता है और फ्री ट्रेड करे, यानी कि बीच में एक सामान दूसरे सामान भेजने के लिए टैक्स ना लगे, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। तो यहाँ पर आ जाएगा मुक्त व्यापार। तो कुछ समझौता हुआ होगा। 1717 में एक फरमान जारी किया गया था फर्रुखशियाह द्वारा, अंग्रेजों को इससे काफी बेनिफिट हुआ था और वो गेम चेंजर साबित हुआ था, ठीक है। तो देखेंगे आगे इसको। फिर आएगा रहमतुल्लाह, इब्राहिम, शाहजहां सेकंड, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, ठीक है। ऐसे चलते चलते लास्ट वाला आएगा बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। तो इसके बारे में, इसको बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया। रंगून कहां पड़ता है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, ठीक है, ठीक है वर्मा जी, ठीक, हाँ चलो। तो यहाँ पर उस समय की थोड़ा सा याद रखना है कि ये दिल्ली के लाल किले में हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने कराया था, एक चीज। दूसरा, मिर्जा गालिब इसी समय दिल्ली दरबार में रहते थे, ठीक है। मिर्जा गालिब की गजल बहुत फेमस रही है, ठीक है। तो ये सब हमने एक फ्रेमवर्क देखा। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को चालू करते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में
यूरोपियंस के आगमन से हम मानते हैं, ठीक है। पहले यूरोपियंस का आगमन देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूरोपियंस में आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि यूरोपियंस का मतलब यूरोप में ना अकेला इंग्लैंड नहीं आता, और भी आते हैं, ठीक है। पुर्तगाल भी आता है, डच भी आता है, ब्रिटिश भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश आता है कि आपको क्रम से बताना है कि पहले कौन सा यूरोपियंस आया था और लास्ट वाला कौन सा आया था, ठीक है। तो किसी को ट्रिक याद है उसकी? पुडे अंडे फ्राई, क्या है? पुडे अंडे फ्राई, है ना, ये यहाँ पे लिखा है, देखो, पुडे अंडे फ्राइज, ठीक है। पीछे वालों को प्रॉपर दिख रहा है कि जूम करना है? पीछे बताइए, उधर दिख रहा है आपको? उधर, ठीक है। यदि कम दिखता है ना तो फिर चश्मा भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि आपकी विजन कमजोर है तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पर मुझे यदि नॉर्मल बिहेवियर में यदि नहीं दिख रहा हो तो जूम कर देंगे। पुडे अंडे फ्राइज, यदि हमने एक ट्रिक बनाया, कोई भी अपने हिसाब से बना सकता है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहले आएगा पुर्तगाली, फिर आएगा डच, फिर आएंगे ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्विस, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हल्का फुल्का। देखो, जब यहाँ पर पुर्तगाली आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला जो गवर्नर बनकर आएगा इंडिया में वो आएगा फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, पर पहले फ्रेमवर्क बता दूं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, और मेरे को आपको क्या बोला है, याद नहीं करना, बस समझते चलना, हाँ भाई ये अजीब अजीब नाम के लोग आए हैं हमारे इतिहास में, बस। फ्रांसिस डी अल्मीडा ये पहला गवर्नर होगा, ठीक है। ये आएगा 1505 से लेके 09 तक, ठीक है, 1509 तक, टाइम पीरियड बस समझना है और कुछ नहीं। फिर आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ये पावरफुल था, ठीक है। उसके बाद आएगा नीनो डी पूना, ठीक है, इसने राजधानी परिवर्तन करी थी, ठीक है। ये सबसे पहले कोचीन से इन्हें राजधानी गोवा कर दी थी, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर भारत में आएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अभी हमने देखा वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब करी, 17 मई 1498, तो 1498 यानी अभी अभी की बात है। पर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना है। तो ये अंग्रेजों के दृष्टिकोण से था कि उन्होंने भारत को खोजा, लेकिन भारत का अस्तित्व तो सबसे दुनिया की सबसे पहली शहरी संस्कृति में है, समझ पा रहे हो? तो ये अंग्रेजों का दृष्टिकोण था। पर हम अब इतिहास में लिखा है तो हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, एग्जाम में पूछ लेता तो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जानना जरूरी है इसलिए। उसके बाद आएगा पेट्रो अल्ब्रेज कैम्बरल, वास्को डी गामा दोबारा आएगा, फिर इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित करी है, अस्थायी है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे भाई, उसके बाद हम देखेंगे डच आएंगे, ठीक है, डच पुर्तगाल को टक्कर देंगे, ठीक है। इसकी नौसेना यानी कि नेवल जो शिप वगैरह है, नाव वगैरह वो मजबूत है इनसे, तो इनको मार दे देंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश को तो हम डिटेल में देखेंगे, पर समझ लो कि पहले क्या हुआ है, ब्रिटिश जो थे ये जितने भी यूरोपियंस हैं ये व्यापारी करने आए थे, व्यापार करने आए थे, और व्यापार का मतलब है मुनाफा कमाना, ठीक है, समझेंगे क्यों कैसे। लेकिन जिस समय ये अंग्रेज हमारे इंडिया में आए और यूरोपियंस आए, उस समय मुगल्स राज कर रहे थे, ठीक है। तो मुगल्स राज कर रहे थे तो अकबर का समय, तो ये क्वेश्चन आता है डिटेल में, जूम करता हूं आपको दिख पाए। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला अंग्रेज मुगल बादशाह के पास आया था वो कौन था, ठीक है, विलियम हॉकिंस वाले कितने हैंड रेज करें, ठीक, चलिए चलो देखते हैं। तो हमने बोला है कि पहला अंग्रेज मुगल दरबार में आया था, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका रॉल्फ फिच, ठीक है, जूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिच, 1588 में, ठीक है। आपने जो सर थॉमस सॉरी कैप्टन हॉकिंस सुना है वो क्या है उसको समझते हैं। तो ये अकबर के दरबार में आया, ठीक है, ये गया, फिर वहां पे बोला यार वहां पर तो अपने को परमिशन मिल सकती है, उसने देखा, वो गया होगा ब्रिटेन। उसके बाद फिर क्या होगा, उसने अकबर से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया था कैप्टन हॉकिंस, ये ज्यादा जूम हो गया, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंग्रेज दूत की बात कर रहे हैं, तो पहला हमने देख लिया दरबार में आया था रॉबर्ट फिच। फिर जहांगीर, असल में ये जो विलियम हॉकिंस है ये अकबर से मिलने आया था, पर अकबर को रिप्लेस करके कौन आ गया था, जहांगीर आ गया। तो जहांगीर के दरबार में पहला जो अंग्रेज दूत आएगा वो आएगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो आपको आजकल क्या हो रहा है, आप लोग फैक्ट याद करके चल जाते हो पर ना समझ नहीं पाते सवाल क्या है।
यदि हम बोलेंगे कि मुगल दरबार में पहला अंग्रेज जाएगा तो वो कौन आएगा? रॉल्फ फिच। लेकिन यदि वो बोलेगा कि जो मुगल दरबार में व्यापार के लिए पहला जो आएगा वो आएगा आपका कैप्टन हॉकिंस, ठीक है? तो वो जहांगीर के दरबार में आएगा, ये तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़िया बात करेगा। देखो अंग्रेज है पर तुर्की जानता है, ठीक है? और जो मुगल्स थे, मुगल्स फारसी अच्छा बोलते थे, लेकिन मुगल का वंशज जो था बाबर, ठीक है, बाबर से शुरुआत होती है मुगल वंश की। तो जो बाबर था वो यानी कि उसके पेरेंट्स जो थे, एक तुर्की थे, ठीक है, और एक क्या थे, मंगोल। तो उसको तुर्की भी आती थी। तो बढ़िया आप सोच के देखो, एक अंग्रेज इंग्लिश वाला, ठीक है, बढ़िया तुर्की में बात करे जो ये समझता है जहांगीर, तो उसको कितना मजा आएगा, वो तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, अरे वाह यार ये तो अंग्रेज है, ये तो गोरा है और ये तो बढ़िया हमारी लैंग्वेज बोल रहा है। तो इसने अपना ये सब प्रैक्टिस होती है कि कैसे सामने वाले को लुभाना है। तो विलियम हॉकिंस आएगा और ये तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाद में क्या होगा कि जहांगीर के दरबार में इसको परमानेंट रख लिया जाएगा कुछ समय तक, ठीक है। फिर वहां पे अर्मेनिया का ईसाई, एक अर्मेनियन ईसाई था, उसकी बेटी से विवाह कर लेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो व्यापारिक संबंध है और फिर ये विवाह संबंध की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और सीधे अल्टीमेट लक्ष्य यही होगा कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की परमिशन करना है, लेना है, ठीक है। ठीक, फिर विलियम हॉकिंस के बाद पॉल कैनिंग आएगा 1612 में। उसके बाद आएगा विलियम एडवर्ड टेरी और टॉमस रो। तो लास्ट वाला आएगा टॉमस रो, ठीक है। तो टॉमस रो ने क्या किया है, सक्सेसफुली परमिशन ले ली है लाइसेंस लेने की। हाँ, मैं लाइसेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज एक व्यापारी थे, तो मुगल बादशाह इंडिया में है, तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा ना कि भाई हम व्यापार कर लेंगे। तो इससे पहले ना दे नहीं पा रहे थे वो, ठीक है, दे नहीं रहे थे। ये टॉमस रो सक्सेसफुल हुआ, इतना ध्यान रखना। उसके बाद शाहजहां के समय क्या आएगा, पीटर मुंडी, ठीक है, अंग्रेज था ये। इसने जब मिला तो फिर उसके एविडेंस लिखे इसने, ठीक है। तो अकाल, बंजारा समुदाय के बारे में हमने बताया था आपको। बंजारा समुदाय का इंपॉर्टेंस क्या बताया था, ये व्यापार और भी चीजों के साथ नमक का मुख्य तौर पे व्यापार करते हैं। तो बंजारा समुदाय शाहजहां की 2 बेटियों से शादी करी हुई। देखो ये इतने अंग्रेज लोग, अधिकारी लोग बेटियों से भी शादी कर रहे हैं, तो विवाह का संबंध क्यों बना रहे हैं, और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि व्यापारिक, जब बोलते हैं ना कि एक वैवाहिक संबंध बन गया तो चलो भाई अपने ही दामाद है, ठीक है, ले लो भाई, क्या परमिशन लेना, जो व्यापार करना लो, एक्स्ट्रा ले लो हमारी तरफ से। तो वो सब ये टैक्टिक्स भी थी और बाकी अंदर की चीजें भी हो सकती हैं। फिर दूसरा औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय जो आया था वो आया था विलियम नॉरिस। ये फैक्ट हमें एक जगह मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि एक जगह हमें मिलते नहीं है, अलग अलग जगह रहते हैं। तो मैंने क्या किया, एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट बनाया है जिससे आपको सब चीज समझ आ जाए। तो औरंगजेब के समय विलियम नॉरिस आया था, इसने व्यापारी सुविधा की मांग के लिए दरबार में आया था। सिंपल सी बात है, ये ट्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, ठीक है। तो बूढ़े अंडे फ्राई में पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे। डच कौन थे, नीदरलैंड जो आज का है, पहले नीदरलैंड को डच बोला जाता था। फिर ब्रिटिश आएंगे, इंग्लैंड के, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, डेनिश, जो डेनमार्क है वहां के डेनिश कहलाते थे। फिर फ्रांसीसी आएंगे 1664 में, और उसके बाद आएगा स्वीडिश, जो स्वीडन वाले, ठीक है। तो ये पूरे जो यूरोपियंस हैं, ये पूरे यूरोपियंस में से एकमात्र जो इनका सर्वाइवल होगा। देखो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेके चलो, आप लोग अभी देखते हो कि मोबाइल की सिम्स है, ठीक है, जियो की है, एयरटेल की है, रिलायंस की है, अलग अलग तरह की है। तो यहाँ पर अभी कॉम्पिटिटर में जो सबसे ज्यादा एडवांटेज लेगा या जो पावरफुल होगा, जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो वही पावरफुल हो जाएगा। तो ये ऐसे समझो कि ये बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। इन कंपनियों में से जो ब्रिटिश है, अंग्रेज, वो मजबूत होके उभरे हैं, उन्होंने साबित किया अपने आप को, और वो व्यापार के लिए एकाधिकार कर लिया। और भारत में जो इतिहास पढ़ेंगे हम अंग्रेजों का पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी लोग को ये एलिमिनेट करवा देंगे, ठीक है। चलिए चीजों को थोड़ा सा स्पीड में रखेंगे और कंसेप्चुअल लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि पूरा लेखीय इतिहास, है ना, ये चीजें थोड़ा सा सामने स्पष्ट तौर पे लिखी हैं, बस आपको समझना है। यदि हम जो भी इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि ये इतिहास है, बताओ। इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, उसकी कुछ सामग्री, प्राचीन भारत की बात करें तो हमें तो उसके सबसे पुरानी बात करें तो हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो दबी हुई होगी जमीन में, एक तो वो तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो उस समय का इतिहास हमें पता नहीं था, ठीक है, हमें खोद के निकालना पड़ा। लेकिन हम अंग्रेजों टाइम की बात कर रहे हैं, और अंग्रेजों के टाइम में तो बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। तो ये जो हम आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री का जो देख रहे हैं, एविडेंस कहां से मिलेंगे उसको समझ लेते हैं।
पुरालेख का मतलब होता है एंशिएंट स्क्रिप्ट, ठीक है। पुरालेख का मतलब पुरातत्व के लेख, यानी कि पुराने आर्कियोलॉजिकल वाले लेख। तो जो वहां पे इतिहासकार होंगे उनने लिखा होगा, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट होंगे उनने लिखा होगा, उसके बारे में पता चलेगा। लोगों से पता चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भैया कहानी जो सुनी सुनाई कहानी, तो उन लोग ऐसा करते थे, उन लोग वैसा करते थे, तो ये लोगों से पता चलेगा। निजी कोई अपना लेटर राइटिंग या फिर अपना कुछ एविडेंस लिख के डेली डायरी वगैरह, इससे पता चलेगा। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत की सामग्री का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में इन चीजों से पता चला है ना, आसान सा है, बस समझना जरूरी है। भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। यदि हिस्ट्री के विषय में और ज्यादा गहरी पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे कि आप लोग यदि पीएचडी करोगे, ठीक है, करना चाहिए पीएचडी, ठीक है। आप अपने ज्ञान को, कुछ लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, जिस दिन सही वे में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, उस दिन आपको पढ़ाई के बिना रहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो लोग आगे और पढ़ना चाहते हैं वो पीएचडी तक सोच सकते हैं अपने आप पर। पीएचडी के आगे तो और ऑप्शन है, पहले कम से कम पीएचडी के तो सोचो। तो पीएचडी करोगे तो फिर आपको ना ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में जाने का मौका मिलेगा। वहां पे जाके आप अध्ययन करोगे कि पुराने एविडेंस पुराने कैसे थे, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। 18वीं शताब्दी वर्ड का मतलब क्या होगा? 1701 से लेके 1799 इस टाइम पीरियड की बात हो रहा है, इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। हमें ना जब कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 18वीं शताब्दी लिखा आ गया, समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1701 से लेके 1799 तक की चीजों का राजकीय अभिलेख, राजकीय मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहां से हमें इसके बारे में पता चलेगा, चलो ठीक है। फिर 3 प्रेसिडेंसियां बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के पुरालेख विशेष तौर पर बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अंग्रेजों ने शुरुआत में भारत के बॉम्बे, मद्रास और बंगाल 3 बड़ी जगह पर अपना शासन एस्टैब्लिश किया था। तो वहां पर उनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने लगे थे, तो वहां से हमें एविडेंस पता चलेगा, ठीक है। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसे कि न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत के न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्तर के तौर पर सेवा की। जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, तो वो सब चीजों को कोट करते हैं। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं, तो रिटन फॉर्म में होते हैं और उसे बाकी जगह अप्लाई किया जाता है। तो कोर्ट के एविडेंस में देखेंगे। नीचे पूरा लोगों में अपने पत्र, परिवार को पत्र वगैरह लिखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। विदेशी संग्रहालयों से पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी, विविध और व्यापक अभिलेख मुहैया करवाए, ठीक है। देखो, एक तो इंडिया के इतिहास के बारे में कई बार तो ये भी देखा गया कि इंडिया में कम जानकारी है, हमें विदेश से ज्यादा जानकारी मिलती है। ये कैसे? क्योंकि वो हमारे यहाँ की चीजें लेके कैसे? और समझाने की कोशिश करो। इंडिया का इतिहास हमें बाहर से कैसे पता चल रहा है? इंडिया में उसकी चीज हुई जानकारी का, क्योंकि वहाँ के लोग आए थे और यहाँ की चीजें यहाँ पर क्या होता था कि उन लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग आते थे या बाकी लोग आते थे, इंडिया की चीजें, उनका एक्सपीरियंस। अब यदि अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो अपनी बुक लेके उधर ही जाएंगे, तो वहां पर मिल सकता है। दूसरा, यहाँ की चीजें सामान उठा के खूबसूरत है या महंगी बिकेगी करके अपने साथ ले गए। तो इस तरह भी हमें जब वो जो चीजें वहां की म्यूजियम में इकट्ठा हो जाएगी तो वहां से भी हमें पता चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई मुझे बता सकते हो कि रिसेंट में कुछ हुआ है कि विदेश से हमने कुछ मंगवाया? शिवाजी की तलवार। शिवाजी की तलवार इंडिया में ना क्या आती, लंदन के म्यूजियम में, ठीक है। तो अब वहां पे हम एविडेंस इकट्ठा करेंगे, हमारी प्राचीन मूर्तियां, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड जो इंडिया के थे वो वहां पर खूबसूरती के तौर पर उन्होंने ले गए या अपने साथ ले गए या स्मगलिंग कर दिए, बेच दिए वहां पर, तो वो सब चीजें वहां पर हैं, तो उसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, ठीक। 1947 के पूर्व से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस में पाकिस्तान में उपलब्ध, ठीक है। तो क्या हुआ था, लाहौर एक इंपॉर्टेंट सिटी थी उस समय। आप देखो कि हड़प्पा सभ्यता उधर ही थी, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान वाले रीजन में थी। फिर आजादी के समय तक मेन ऑफिस कई दिल्ली में भी थे, कई लाहौर में भी थे, तो बहुत सारे जो रिकॉर्ड है वो आपके पाकिस्तान में भी है, ठीक है। पर उसी को जब हम जब इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, एक शिक्षा के तौर पर देखते हैं, तब हम ये भारत पाकिस्तान का एक दुर्भावना वाला भावना देखते हुए इतिहास को पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, ठीक है। ये जो झगड़ा है भारत पाकिस्तान का, वो राजनीतिक ज्यादा हो सकता है, सीमा विवाद जरूर हो सकता है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कॉपरेशन ज्यादा होता है, ठीक है।
तो इसलिए पाकिस्तान में भी इस तरह के 1947 के पहले के रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि 47 के बाद इंडिया में रिकॉर्ड तो मेंटेन हो ही जाएंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों, लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि व उपयोगी सूचनाएं प्रदान की है। ठीक, 18वीं शताब्दी का ईयर क्या कहलाएगा बताओ? अभी और 19वीं का क्या मतलब? तो ये सब कहलाएगा। ठीक, उसके बाद समाचार पत्र और पत्रिकाएं, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, देखते हैं 1780 के दशक में उपनिवेशिक समय अवधि के दौरान अवतरित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं यानी न्यूज लेटर्स वगैरह वगैरह तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल देखता हूँ, जो कि आप लोग बहुत शिद्दत से नहीं देखते हो, देखते ही नहीं हो, बस सुन लेते हैं, हाँ देखेंगे, तो उसमें कितना नॉलेज मिलता है बताओ? नॉलेज मिलता है। ठीक है, यानी कोई भी पहलुओं को छान छान कर उसका इतिहास, उसका भविष्य, उसका प्रेजेंट सबको कंक्लूड करके, उसका विश्लेषण करके, एनालिसिस करके उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जब इतिहास के बारे में देखेंगे तो इतिहास के बारे में उस समय क्या चल रहा है, जैसे कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसका अभी एडिटोरियल जो देख रहे हैं उनको पर्याप्त नॉलेज होगा कि दुनिया कैसे चल रही है। जब आप ये इस तरह का एडिटोरियल नहीं देखते तो आप मुंह क्या मेंढक थे। ठीक है, आपको लगता था इतनी सी दुनिया है, यही होता है, किसी ने बोल दिया जे होता है तो आपने सोचा जे ही होता है। लेकिन अब आपको कोई भी कुछ बोले पर आपका आप खुद दिमाग यूज करोगे कि बात क्या है। ठीक है, तो सेंस ये है कहने का कि ये जो लेटर्स हैं, जो एडिटोरियल्स उस समय के पेपर में लिख रहे हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यदि अंग्रेज कोई सरकार कोई पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, तो उसकी यदि हमको पसंद नहीं है, इंडियंस को पसंद नहीं है, तो वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये आलोचना के तहत जानकारी भी दे रहे हैं कि भैया इन लोग ने ये किया है जिसकी वजह से ये हुआ है, कोई कानून बनाया है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई, तो वो कानून की जानकारी मिल गई। उस समय हमें दिक्कत क्यों हो रही है उसके बारे में भी बताया गया है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा समाज की स्थिति क्या है। तो ये सब चीजों को गहराई से समझ आता है। ठीक है, अब देखते हैं। इतनी देर से हमको क्या लग रहा था, सर क्या इतिहास इतना ही फिलोसफिकल है जितना आप फिलोसफिकल बता रहे हो? ठीक है, तो अब हमने फिलॉसफी समझी, अब हम इसको इतिहास के फैक्टों के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में जो हमने जितनी बातें करी हैं तो वो तो आपको एग्जाम का इंट्रोडक्शन यानी कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझ आया, लेकिन हम इतिहास में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी समझना है। ठीक है, आपको ये नॉलेज तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता होगा, लेकिन अब आप लोग जब स्कॉलर हैं, आप पढ़ रहे हैं, तब आपको थोड़ा गहरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको फिर भी अभी दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, अभी भी हमें केवल पिक्चर जैसे चल रही है ना वैसे चलने देना, क्या क्या हुआ है उसके बारे में। तो अब हम कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स या जो उन्होंने लेटर लिखे हैं अपनों के लिए या डेली डायरी में या किसी को भेजने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स जो एग्जाम में आती हैं और उनसे जानकारी बहुत मिलती है। ठीक है, पहले लंदन में एक बुक पब्लिश हुई थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको लिखा था श्याम कृष्णा वर्मन। ठीक है, इसको किसने लिखा था? श्याम कृष्णा। अभी आपको यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर आपको जब मोबाइल में पीडीएफ मिल जाएगी तब आपको ये अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा ब्लरनेस यहाँ पे हल्की दिख रही होगी, लेकिन मोबाइल में आएगा तो क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे साथ आप दोहराएंगे साथ ही साथ। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना पत्रिका किसने निकाली थी? श्याम कृष्ण वर्मन। कहाँ पर निकाली थी? इंडिया में नहीं। अब इसका सेंस मतलब ये हो गया कि ये आजादी से रिलेटेड है, ये फ्रेम कर रहे हैं भारत के आंदोलन को। ठीक है, और जब भारत के आंदोलन को फ्रेम कर रहे हैं तो बाहर जो इंडिया के लोग हैं, बाहर जाके पढ़ने गए हैं या वकीली करने गए हैं या किसी कारण से गए हैं, तो वो माहौल बना रहे हैं पूरा। ठीक है, भारत में तो बनाना ही है, भारत के बाहर भी बनाना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस में, पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। वहां पर वंदे मातरम पत्रिका निकाली गई, किसके द्वारा? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। ठीक है, हमने कल ही लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैडम भिकाजी कामा को क्या बोला जाता है? और दो चीज दिखाई थी, ग्रैंड मदर ऑफ इंडिया और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये पेरिस में किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आती है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बर्लिन में, बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी। ठीक है, तो बर्लिन में क्या होगा? तलवार की स्थापना करें। हाँ, आ जाओ। ठीक, पीछे आराम से बैठना, खुशी खुशी में धक्का नहीं मारना। ठीक है,
इतनी खुशी। चलो तो तलवार, ठीक है। तो हमने ये बात ध्यान रखना है, सभी लोग बोले वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जर्मनी के बर्लिन में तलवार किया। तलवार यानी तलवार एक बुक का नाम, तलवार नहीं तलवार निकाली उन्होंने, ये बुक का नाम है जिसका नाम है तलवार, ठीक है। चलिए ठीक। एवं सैन फ्रांसिस्को कहां पर पड़ता है? कल ही बताया, अमेरिका। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? अमेरिका। अमेरिका में गदर पार्टी एक बनी थी, उसने गदर पत्रिका निकाली, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको घर जाके जब आप एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तब इसे याद नहीं करना, अभी याद नहीं करना, अभी तो बस देखना कि देखते हैं, है ना। वो एक सुल्तान का देखी मूवी सुल्तान, सुल्तान में जब शुरू में जाता है तो वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो पहले मट्टी कैसे लगाता, बोले मैं अपनी औकात चेक करना है, ठीक है। तो वैसे ही आप समझो कि ये सब फिलोसफिकल बातें, अभी आप केवल समझो कि है क्या, इसके बाद धीरे धीरे हम बार बार पढ़ेंगे, इसको रट्टा नहीं मारेंगे, हम बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। फिर मौद्रिक प्रमाणों एवं नेक्स्ट पॉइंट है, आंकड़ों के इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं की व्यापक करने की मदद पे है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों, देखो मौखिक स्रोत कहने का मतलब क्या है? मौखिक स्रोत का मतलब सुनी सुनाई बात, ठीक है। जो पुराने लोग होते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ लोग शायद ही अब रह बचे होंगे, बहुत कम बचे होंगे, या तो जो जिन्होंने आजादी 1947 15 अगस्त 1947 का दिन देखा, है ना, वो जिनकी बहुत ज्यादा एज हो गई होगी, वो शायद देखे होंगे, तो वो बहुत कम लोग हैं। तो उनसे पूछने जाओ तो वो होले होले बोलेंगे, क्योंकि बुढ़ापा ज्यादा होगा, तो होले होले बोलेंगे बेटा ऐसा हुआ था, बेटा वैसा हुआ था। तो हम इतिहास को वहां से भी रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब सृजनात्मक साहित्य, ठीक है, ये हमने पत्र पत्रिकाएं पढ़ा था, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल या फिर जो कुछ बुक रिलीज की। अब साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर में क्या आएगा? लिटरेचर में जो उन्होंने अपने मन से बुक लिखी, ठीक है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आनंद मठ, है ना, ये बुक का नाम है, यहाँ पे बुक का नाम लिखा है, ये किसने लिखा है? ये नाम लिखा हुआ है। तो आनंद मठ एक साहित्य है जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, ठीक। फिर है हिंद आने ब्रिटानिका, ये गुजराती में एक साहित्य लिखा हुआ है, इसको लिखा है इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ठीक। ये थोड़ा ब्लर दिखेगा पर आपको पीडीएफ आएगी तो साफ दिखेगा, ठीक। फिर आएगा आपका मोहनारा रजनी, इसको भी लिखा है गिरजा देवी, ठीक। इसके बाद है इसमें समझ नहीं आ रहा, ठीक, दसी काली मोसा बलाई राम तीरथ थंबाल, ठीक है। तो ये वर्ड है, अभी बताता हूँ इसका क्या रिलेवेंस है। ये तो पढ़ा होगा, मेला आंचल, फरीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, आपने ना हिंदी में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो ये फरीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, इनके बहुत सारे साहित्य हैं। अब बोलो कि हम सर हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बताते हैं कि हम इसको यहाँ पे क्यों कोट किया, ठीक। पाखेर पंचाली, विभूति भूषण, उसके बाद है स्वामी एंड फ्रेंड्स, आरके नारायण, ठीक। चलो और थोड़ा सा बता दो, उसके बाद समझते हैं। जिनने बचपन में थोड़ा सा अच्छा पढ़ा होगा उनको शायद ये कुछ याद भी आए, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लिखा है पोस्ट मास्टर, टाइम देखो 1891। एक और है काबुली वाला 1892, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपको यदि थोड़ा भी ध्यान हो ना कि पोस्ट मास्टर नाम का एक आपका चैप्टर था, अब क्लास तो मुझे भी याद नहीं, पर बचपन में मुझे याद है कि कहानी क्या थी, काबुली वाला, ठीक है। ये ना आपकी हिंदी में या तो हिंदी पार्ट में या इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा तो उसमें आपको ना इस तरह की कहानियां थी। इस कहानियों में क्या बताया गया है, ये उस समय का जब इन्होंने लिखा 1891 में ये कहानी लिखी, 1892 में काबुली वाला लिखा, तो वो जब कहानी बनाएंगे तो उस समय की कहानी होगी, ठीक है, उस समय के हिसाब की कहानी होगी। तो उस समय कैसे घर हुआ करते थे, कैसे लोग हुआ करते थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो कैसा काम करते थे, ये सब चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। यदि मान लो कि आज आप लोग अपनी कुछ कहानियां लिखे या डेली डायरी लिखें या कुछ कहानी वगैरह लिखें आज के समाज की, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम गेम ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, हम यूट्यूब ज्यादा चलाते हैं, हम रील ज्यादा देखते हैं। फिर बोलेंगे कि कुछ नया नया होता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, सोशल मीडिया का यूज आप करोगे ना आज के लेवल की कहानी लिखने के लिए, पर क्या पहले ऐसी कहानियां थी क्या? नहीं। तो जो कहानियां हैं वो उसका समाज के प्रभाव पर इंपैक्ट होता है, समाज का दृष्टिकोण होता है। तो ये वर्ड आपको
पता चलेगा। ठीक है, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी है, ठीक है, या पढ़ी है। उपन्यास गोदान, किसी ने गोदान पढ़ा है? देखो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने हिस्ट्री तो बहुत पढ़ी, ठीक है, बहुत अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ी, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन फेमस स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ी, लेकिन ना मुझे वो मजा नहीं आ रहा जो मुझे वाकई जो फील आना चाहिए। लेकिन एक बार मैंने प्रेमचंद की गोदान पढ़ी। ठीक है, गोदान कितनी मोटी पता, कुछ ऐसे इतनी मोटी कुछ बुक है, तो ये कहानी नहीं है कि इतनी सी कुछ पेज की, ये बुक है, उपन्यास है ना, बुक की बुक बनी हुई है, इतनी बड़ी कुछ बुक है। तो वो पढ़ा, पढ़ने में पता ही नहीं चला कब तक पढ़ा, शायद मैंने टाइम के एडजस्ट करके शायद 15-20 दिन में उससे खत्म किया। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने में मजा आ गया। अब देखो मेरे को ना पढ़ने की हैबिट कहाँ से आई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग पढ़ते हो, आप 2 पेज पढ़ के सो जाते हो, ठीक है, लेकिन मैं ना मोटी मोटी बुक भी पढ़ता हूँ तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती और मुझे मजा ज्यादा आता है। और मुझे ये इंटरेस्ट कैसा है इस तरह की चीजें पढ़ने से, क्योंकि ना आप ना कहानी जैसे फ्लो में बह जाओगे, पता नहीं चलेगा। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, जो आपकी पसंदीदा कोई चीज है, कोई भी पसंदीदा चीज जो ज्यादा समय तक देखते हो, आपको कभी बोरियत लगती है? यदि आपको खेलना पसंद है, आप खेल रहे हो, आपको बोरियत लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। तो जिसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो ये सब चीजें आप पढ़ते हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है। अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़े लोग पैनिक दिख रहे हैं चेहरे होंगे, अरे सर क्या बता रहे हो। एक तो स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश टाइप की है कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर पहले मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझाते हुए। फिर जब मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि आप ये वाली बुक्स पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, तब चीजें ना आपको और बेहतर तौर से क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और बात, इस तरह की कहानी जो है, इसका क्या रिलेवेंस है हमारे एग्जाम्स को लेकर? यहाँ पर प्रीलिम्स जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके भी फैक्ट मिल रहे हैं, और जो मेंस लिखते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी मेंस, तो जब तक ये इस लेवल का नॉलेज ना होगा तब तक आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको बोलेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, देश में हमने आंदोलन किए, आजाद कर दी, बात खत्म। ऐसे काम नहीं चलेगा, चीजों को समझना जरूरी है, उसको चीजों को एक्सप्रेस करना जरूरी है। इसलिए ये दोनों लहजे से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि आप वनडे एग्जाम फैक्ट वाली तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जब तक समझोगे नहीं तब तक फैक्ट याद नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको ये मत समझो सर कहानी बोल रहे हैं, मैं फैक्ट भी बता रहा हूँ, चीजों को कनेक्ट भी करवा रहा हूँ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल पे आपको तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको आराम से समझना है। ठीक है, पानी पीते रहना, ठीक है, गैप भी लेंगे तो फिर थोड़ा रुक के गैप लेंगे, पानी पीते रहो, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, दिमाग में, तो आप थोड़ा सा पानी पियोगे तो H2O ऊपर ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलिए ठीक, हाँ, किसी को जाना रहेगा तो यानी कि गैप चाहिए रहेगा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, समझ आ गया? लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक विभिन्न को प्रकट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला। ठीक है, पेंटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग ना पेंटिंग्स देखते हैं, अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, ये जजमेंट करते हैं। ठीक है, क्या बना है क्या नहीं बना ये जजमेंट करते हैं। लेकिन अब थोड़ा आपका दृष्टिकोण चेंज होगा, तो आपका एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, वो यहाँ पर समझ लें। पहले आपको ना जो यहाँ पर नाम देखोगे आप, है ना, जहाँ पर हम जो भी पेंटर्स के नाम देखने वाले हैं, उनको घर जाके ना एक आसान सा काम करना है, टाइम पास का। गूगल पे उनका नाम डालेंगे और उनकी पेंटिंग डालो, और इमेज वाली सेक्शन में जाके बढ़िया उनकी पेंटिंग को ध्यान से देखो। ठीक, एक पेंटर की एक से ज्यादा पेंटिंग्स हो सकती है, देखोगे तब समझ में आएगा कि उस समय वो पेंटिंग्स है वो क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्रबल माध्यम है कि जो भी चीज, जैसे कहानी के तौर पे बता दिया कि वो क्या चल रहा था, एडिटोरियल के तौर पे बता दिया कि उस समय क्या चल रहा था, और पेंटिंग्स के फॉर्म में भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, समझते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं? तो पेंटिंग्स आर्ट एंड कल्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फ्रेमवर्क देखते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसे समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया गया। ठीक, अच्छा, औपनिवेशिक मतलब कितने लोगों को नहीं पता औपनिवेशिक का मतलब? नहीं पता रहेगा पूछ लें। ठीक है, यानी कि ये 80% लोगों को नहीं पता, बस सुन लिए, कहानी सुनना है, समझने वाली कहानी सुनना है, पूछना है सर उसका वर्ड समझ नहीं आया। ठीक है, मैं पढ़ा दिया तो वन टाइम ये कम्युनिकेशन था। मैं चाहता हूँ फीडबैक के थ्रू दोनों चीजें टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, औपनिवेशिक का मतलब होता है कोलोनाइज। कोलोनाइज का मतलब होता है अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। ठीक है, तो वो अपने अधिकार जताते, तो हम ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के क्या है, उपनिवेशक। आसान शब्दों में बोलेंगे तो गुलाम। तो उपनिवेशिक काल में यानी कि जब तक हम 1947 से पहले जब तक अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, तब तक का समय क्या कहलाएगा,
उपनिवेशिक काल कहलाएगा। ठीक, तो उस समय क्या हुआ है, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला की स्थापना हुई है। ठीक, यहाँ पर एक और वर्ड लिखा समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? नहीं, समकालीन का मतलब उस समय का प्रेजेंट टाइम। ठीक है, समकालीन का मतलब क्या होगा? उस समय का प्रेजेंट टाइम। फिर देखो आगे पढ़ो, 1857 की महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब 1857 में पेंटिंग बनी कुछ, वो भी यूरोप वालों की, उससे क्या पता चलता है? सभी लोग ने मोबाइल लाए हैं? ठीक है, नेट चालू करो और एक चीज देखो, उसमें टाइप करो 1857 यूरोपियन पेंटिंग्स। सभी लोग डालें, मोबाइल निकालें, मोबाइल में गूगल नेट ऑन कर लें, उसमें गूगल में टाइप करें 1857 की यूरोपियन पेंटिंग्स। और इमेज वाले सेक्शन में जाएं और उसको क्लिक करके देखें। ठीक है, उसमें जाएं, उसको क्लिक करें। अब देखें, उसको गौर से देखने की कोशिश करें, क्या समझ आ रहा है आपको? और भी नीचे वाली फोटो को देखो, ये यूरोपियन पेंटिंग डालना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन पेंटिंग्स में क्या होगा, यूरोप वालों ने बनाया है, उनके दृष्टिकोण से। 1857 यूरोपियन पेंटिंग्स। उसको ना समझने की कोशिश करो। ठीक, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कोई महिला सेंट्रिक दिख रही है क्या? सफेद साड़ी में या सफेद कपड़ों में? साड़ी तो नहीं होगी, सफेद कपड़ों में। आ गया, आया? उसकी और फोटो भी देखिए, क्या सेंस समझ आ रहा है उससे? ठीक है, समझ गए? वो महिला वाली मिली, एक व्हाइट कलर की कुछ कपड़े पहनी है महिला, और वो ऐसा लग रहा है, हाँ वही वाली रेवोल्यूशन का टाइम। पर ये 1857 क्रांति में हुई थी। जब देखो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हमने यानी इंडियंस ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज लोग अपने आप को दोषी मानेंगे क्या? उनको तो लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। तो यूरोपियन पेंटर जो यूरोपियंस या अंग्रेजों को सही मानते हैं, वो जो चीजें दिखाना चाहेंगे, वो क्या दिखाना चाहेंगे कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं, इन लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, अब सर्च पे जाइए, 1857 की इंडियन पेंटिंग डालिए, 1857 की इंडियन पेंटिंग्स। यूरोपियंस को हटा के इंडियंस डालो और उसको सर्च करो, इमेज वाले सेक्शन में जाओ। दिखाओ क्या है। ठीक, उसे ध्यान से देखो, ये वाली फोटो देखो, ये यूरोपियंस वाली इंडियन पेंटिंग स्टाइल। ये वाइट वाली नहीं, वो व्हाइट्स वाली वो नहीं, तो ये वाली। चलो ठीक है, अभी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा। नहीं, ये यूरोपियंस वाली खुल रही है, ऐसे समझ नहीं आएगा, इनके हम बताते हैं। ठीक है, अब मोबाइल ऑफ कर दो, अब सामने देखिए। देखिए, ये चित्रों के माध्यम से कुछ दिख रहा है। अभी हम देखेंगे, जब घर जाके देखोगे ना चीजें, जो बात बोल रहे समझ आ जाएगी। यूरोपियंस से जब पेंटिंग बनाई तो उन्होंने ये बताया कि इंडियन अत्याचारी हैं, वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि वहां पर एक महिला दिख रही थी व्हाइट कलर कपड़े पहने। और यदि इंडिया की आप बनाते या घर में देखोगे आप जब होमवर्क में, तो इंडिया वाले जब बनाएंगे पेंटिंग, तो वो ये बताएंगे अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं और इंडियंस लोग बहादुरी से युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, और उस समय फिर बाद में जब आप बाद के जो इतिहासकार होंगे या फिर इतिहासकार बोल रहा हूँ पेंटर होंगे, वो वहां पर भारत माता लगाएंगे। तो यूरोपियंस लगाएंगे क्या? वो महिला को, और वो महिला क्या थी? जीत का प्रतीक उनके लिए, यूरोपियंस के लिए। लेकिन जब हम इंडियंस लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? भारत माता लगाएंगे, जो भारत माता भारतीयों का प्रतीक हो। समझ पा रहे? ये पेंटिंग्स बोल रही हैं, कुछ बता रही हैं आपको। ठीक है, जैसे कि हमने वो मोनालिसा की पेंटिंग्स बताई थी पहली क्लास में, वो क्लास में भी। ठीक है, तो वो समझो कि वहां पर आर्ट आ गया, तो यहाँ पर भी आर्ट आ गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, पहले जो अंग्रेजों के आने से कुछ फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है। फायदे के तौर पे क्या हुआ? पेंटिंग्स में हम लोग ना
ऑयल पेंट का यूज करने लगे, ठीक है, ऑयल कलर, ठीक है, वाटर पेंट बोलते हैं उसको, वाटर कलर का यूज करने लगे। कैसा होता है जब आप देखेंगे तब समझ में आने लगेगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना ये आर्ट एंड कल्चर तब डिटेल में देखेंगे ना, तो ऐसे चीजों को समझना है, ठीक है। फिर 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में नवीन विकास हुआ और भारतीय कला व नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ। 19 शताब्दी में अंतिम दशक में जो हुआ विशेषताओं क्या है, विशेषताओं में राष्ट्रवादी और देशभक्ति थी, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज क्या होगा, यदि पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा मिडिवल टाइम में जाओ, मध्यकालीन भारत में जाओ, तो पहले क्या था कि मुगल्स को, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वो पेंटर्स रहते थे, तो उनकी मनपसंद फोटो बनवाया करते थे। लग अंग्रेज आ जाएंगे तो क्या होगा, मुगल बादशाह ही अड़ गए तो अब क्या होगा, ये पेंटर्स का काम क्या बचा, तो पेंटर्स लोग इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अंग्रेज लोग जाएंगे तो फिर अंग्रेज लोग उनको बुलाएंगे और उनको उनके हिसाब से पेंटिंग बनवाएंगे। तो यहाँ पर ना भारी चेंजेस आता है पेंटिंग्स में, और जब पेंटिंग्स में चेंज आता है तो पेंटर्स क्या करेंगे, यदि इंडिया के पेंटर्स हैं तो वो चीज भी दिखाएंगे, बाजार चित्रकला, मार्केट पेंटिंग्स, ठीक है, कैसे यूरोपियंस भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, व्यापार का कैसे नाश हो रहा है, खराब हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। चीजें हम फोटो देखोगे ना तब चीजों को समझ पाओगे। चलिए अब कुछ लीडर्स के नाम जो एग्जाम में है, ठीक। अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो घर जाके आपको होमवर्क के लिए ये तो आपको स्लाइड दे दूंगा, अविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग्स करोगे तब आपको समझ आ जाएगा, अभी नहीं देखना, ठीक है, अभी मत देखना। अविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर ध्यान दिया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के उपागम, ठीक, ये तो पेंटिंग्स देखा। अब हम देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास लेखन के उपागम। उपागम का मतलब है अप्रोच, वो किस दृष्टिकोण से इतिहास को देख रहे हैं, ठीक है। तो भारतीयों का इतिहास, इंडिया का इतिहास अलग दृष्टिकोण से होगा, और जो यूरोपियंस हो गए उनने भी तो इतिहास लिखा है उनका कि उनने राज किया है, उनका थोड़ा दृष्टिकोण अलग होगा। तो दो अलग अलग हैं, जैसे कि जेम्स व्हील, एल्फिंस्टन, बीए स्मिथ, अन्य इतिहासकारों और लेखकों ने औपनिवेशिक उपागम ने, यानी कि औपनिवेशिक कॉलोनी जब यूरोपियंस नाम है, तो भारत को अवरुद्ध और पिछड़े समाज और सभ्यता के तौर पर चित्रित किया, और जबकि अपने देश ब्रिटेन को गौरवशाली के रूप में प्रस्तुत किया। इस उपागम ने भारत की ब्रिटिश द्वारा उपनिवेशीकरण को उचित ठहराया गया। समझ पा रहे हो, ये जो इतिहासकार है ये अंग्रेज है, अंग्रेजों ने किस हिसाब से लिखा है, इन्होंने सही राज किया, क्योंकि ये असभ्य थे, पिछड़े हुए थे भारतीय, इनको हमने आके सभ्य किया, और वो सही बता रहे, और ब्रिटेन को क्या बता रहे थे, अच्छा, ठीक, चलो ठीक। राष्ट्रवादी उपागम, तो जब इंडिया के लोग इतिहास लिखेंगे तो उनको क्या, आपको क्या लगता है, वो तो इंडिया को ये बताएंगे ना कि इंडिया में भारतीय लोग मासूम थे और वो अंग्रेजों ने अत्याचार किया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से लिखा, ठीक है। फिर मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी है, मैंने क्लास में बताया है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है, हथियारों के दम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पूंजीपति और जो मजदूर होंगे, लेबर होंगे, उनके बीच एक टकराव, पूंजीपति यानी मालिक, अमीर लोग जो शोषण कर रहे हैं गरीबों का, गरीब में कौन होंगे, मजदूर, उनके बीच की विचारधारा, तो उस एंगल से भी इतिहास आएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं संप्रदाय उपागम। संप्रदाय का मतलब कम्युनलिज्म, ठीक है, क्या होता है संप्रदाय, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम वाला, इसको बोलेंगे धर्म के आधार पर बांटना। तो फिर क्या होगा, कुछ इतिहासकार जो संकीर्ण सोच के होंगे उन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया कि जो इतिहास है आपका प्राचीन भारत वो हिंदुओं वाला है, ये मुस्लिमों वाला है, ये फिर अंग्रेजों वाला है, तो ये अलग अलग धर्म हो गया, पुराना हो गया हिंदू, मिडिल वाला हो गया मुस्लिम, और नया वाला क्या हो गया ईसाई, ये लेवल पे हो गया। तो ऐसे चीजों को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। अभी आपको लग रहा होगा सर हिस्ट्री में तो हमसे ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, यानी हमने जो अभी तक पढ़ा है या सुना है या एग्जाम में क्वेश्चन देखे, अब चीजें चेंज होने लगी, ठीक है, चीजें अब एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, आप लोग केवल ऊपर की फैक्ट पढ़ लेते हो, और एग्जाम में जब आप फैक्ट पढ़ के जाते हो आपसे बनता नहीं है, तो अभी आएंगे धीरे धीरे, अभी ये थोड़ा फ्रेम ले लो, ये ना इंट्रोडक्शन है, उसको समझते हैं। उपाश्रित उपागम, लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया, है ना, जैसे कि आपको पता है ये वाला आजकल ज्यादा देखने को मिलता है, आप हिस्ट्री देखते हो तो हिस्ट्री में आप कुछ खास लीडर्स के नाम ही देखते हो। यदि भारत की भी बात करो तो भारत में आप देखोगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, तो कांग्रेस में आप गांधी जी के बारे में देखते हो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हो, लेकिन हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कम पता है। बहुत सारे ऐसे
लीडर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर ये उपाश्रित का मतलब किसी खास लोगों को सेंट्रिक करना। बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जो हम नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें पता नहीं, इतिहासकारों ने उसको जोर नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके बारे में आ रहा है। तो उपाश्रित जो होगा, उपाश्रित का मतलब किसी खास साइड में ट्रिक्ट वाला, तो उसमें भी देखा पड़ेगा। उदारवादी और नव उदारवादी उपागम की शुरुआत 1980 के दशक में, 1980 में आजादी के बाद इंग्लैंड में हुई। इस उपागम के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन उतना दमनात्मक यानी कि शोषण करने वाला नहीं था जितना कि वामपंथी राष्ट्रवादी उन्मुख उपागम ने इस प्रचारित किया। फॉर एग्जांपल, उदारवाद का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लिबरल, प्यार मोहब्बत वाला। तो अब 1980 में इंग्लैंड के इतिहासकारों ने बोला नहीं यार, इंडिया वाले ने कुछ बड़ा चढ़ा के बता रहे कि हमने ज्यादा शोषण किया। हमने थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, इतना भी नहीं किया जितना इन लोग बता रहे। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरह का होगा। समझ पा रहे हो हिस्ट्री कैसा है? और हम लोग जब हिस्ट्री को समझते हैं, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे इन्होंने ऐसा किया, गांधी जी ने ये किया, या फिर किसी खास ने ऐसा किया, तो ये क्या हो सकता है? ये देखो कितने हमने टाइप देखी, वो किस सोच का व्यक्ति है। देखो, जो व्यक्ति जो बात करता है उसके पास जितना दिमाग होता है उतनी बात करता है, पहली बात। और कोई व्यक्ति वो बात करता है जिसकी जैसी विचारधारा होती है तो भी उसी तरह की बात करता है। तो हमें एक बात समझ लीजिए, हमें ना सभी के सेंट्रिक्स किस सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं सबको सुनना है और सबको दिमाग लगाकर कंसोलिडेट करके ये देखना है कि क्या ज्यादा बेटर है। बात आई समझ में? हम इस हिस्ट्री को अच्छा नहीं समझते इसलिए ज्यादा भटकते हैं। ठीक है, हमारा देश विकसित होने की कगार पर हम सोच रहे हैं कि विकसित हो जाए, आगे बढ़े, और हम लोग अभी भी क्या है, लड़ रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक स्वार्थ भी तो हो सकता है इसमें, तो यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण भी तो हो सकता है। तो जब आप हिस्ट्री को सही समझोगे, हर एक तरह के पहलू को समझ लोगे, उदारवादी ने क्या बोला, उपाश्रित ने क्या बोला, मार्क्सिस्ट ने क्या बोला, अंग्रेजों का दृष्टिकोण क्या था, राष्ट्रवादी जो इंडियंस है उनका दृष्टिकोण क्या था। यदि आप सब लोग को सुन लोगे ना, समझ लोगे, तब जाके आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, नहीं तो किसी ने रट्टू तोता टाइप सिखाया कि ये होता है, तो आपने केवल जीवन भर रट्टू तोता टाइप से काम किया। हिस्ट्री समझोगे, जीवन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत दिमाग को चेंज लाती है। एक और टाइप है, भारत में नारीवादी उपागम की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जिसमें महिलाएं आंदोलन के आवेग प्राप्त किया। ठीक है, आपने एक और चीज देखा होगा, आपने जितना भी सुना या समझा या पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा नारियों का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान ना के बराबर सुना है। सरोजिनी नायडू हो गई, सेंट हो गया, आपको नाम बस पता है थोड़ा थोड़ा सा। क्या उनने और भी क्या क्या बड़े लेवल पे किया जानते हो क्या? नहीं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा उपेक्षित पार्ट रहा है हिस्ट्री का। उपेक्षित का मतलब छूटा हुआ पार्ट रहा है जो मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ थे महिलाएं थी जिन्होंने इस पर प्रमुख तौर पर आया। पर कब? 1970। देखो कितना लेट, 1947 के बाद। अब यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, देखो इनमें कौन कौन लीडर्स आएंगे? बी.आर. नंदा, ये महिला है पूरी। ठीक है, बी.आर. नंदा, इन्होंने लिखा है इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। ठीक है, पर्दा यानी कि या तो आप उसको ये देख लो, घूंघट देख लो, या फिर पर्दा को आप देख लो, क्या बोलते हैं, हिजाब देख लो, किसी भी लेवल पे देख लो, है ना, बुर्का बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फिर किसी भी समाज में देखा होगा, तो पर्दा टू मॉडर्निटी। ठीक है, अभी देखो आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, जो कपड़े आते हैं, ठीक है, यदि आजकल जैसे महिलाओं के देखें, हमारे घरों में देखा होगा आपने, ये जो कपड़े होते हैं महिलाओं के, यहाँ तक के, कुछ यहाँ तक के भी होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, ऊपर का जो उनका होता है कपड़े, तो यहाँ तक भी होता है, कुछ यहाँ तक भी होता है, कुछ अलग अलग फैशन डिजाइन में भी होता है। हम नारियों को सेंटर करके बात कर रहे हैं, ये फैशन कैसे इन्वॉल्व हुआ? ठीक है, कुछ आयरलैंड से इंप्रूव हुआ। ठीक है, साड़ी देखोगे तो साड़ी का एंगल देखें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बदलाव दिखेगा। साड़ियों का एंगल अलग अलग पैटर्न में रहता है, एक फुल वाली रहती है, कभी कुछ अलग रहती है, आजकल मॉडर्निटी वाली है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या देखा, इंडिया वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इस चीज में उन्होंने अच्छे से बताया इसको। और समाज की सोच क्या रही है, वेस्टर्न में भी और इंडिया में भी और दुनिया में ज्यादातर जगह की महिलाओं को पर्दा में रखा गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया, वो देखेंगे। पंडित रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 का टाइम लिखा था उसने। ठीक है, द हाई कास्ट, उच्च जाति की हिंदू महिला। तो देखो आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था में हमने ये पढ़ा है, समझा है कि उच्च जाति वालों का अलग रुतबा था, नीची जाति वालों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ। लेकिन किसी ने उच्च जाति में महिलाओं के बारे में सुना?
समझा? तो उन्होंने इसे खास तौर पे बताया कि उच्च जाति में महिलाओं के साथ किस लेवल पर अत्याचार थे या किस लेवल पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हुआ। ठीक है, इवन ये भी देखा गया कि निम्न कास्ट की महिलाएं, जो लोअर कास्ट वाली महिलाएं, उनको बाहर निकलने की ज्यादा स्वतंत्रता थी, काम के चक्कर में बाहर निकल जाते थे। लेकिन हाई कास्ट जो हिंदू वुमेन्स में देखा गया कि वो पर्दे में ही रहेंगी। ठीक है, घर परिवार में चार दीवारी पे ही रहेंगी, ना उनको शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षा में स्कूलिंग का अधिकार नहीं, घर में करो। ठीक है, फिर बाहर नहीं जाओ, है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटर। तो ये उन्होंने इस बुक में अपने इस चीज को बहुत मुखर तौर पे लिखा 1887। अभी 2024 आप समय देख सकते हो 1887। ठीक, फिर आएगा कैथरीन मेयो, मदर इंडिया 1927। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आजकल नारीवाद पर ज्यादा है। आपको पता है कि संसद पे भी आरक्षण की बात आ चुकी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो चीजों का आजकल नारीवाद का एक असर आ रहा है, तो उसके लिए आपको इतिहास को खंगालने की जरूरत है। तो ये पॉइंट्स हमें जनरली मिलते नहीं है। ठीक है, तो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये देखा गया है, तो उन चीजों को मैंने खास तौर पर नोट किया ताकि जब आप पढ़ें तो कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह सब कुछ मिलता है। ठीक, चलिए अभी फिलोसफिकल ज्यादा चल रहा था, अब थोड़ा सा ठीक रहेगा। गैप चाहिए? थोड़ा रुक के लें, थोड़ा रुक के ले लेना, एकदम से तो नहीं, थोड़ा रुक के लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम कदम रख रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये था फ्रेमवर्क जो आपको जानना जरूरी था। ठीक, अब हम बात करते हैं पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगीज जो हैं, जो आए थे, वहां आए, कैसे आए उसको देखते हैं। ठीक, तो पहले एक छोटा सा समझ लो हुआ क्या है, यहां से समझो। इंडिया हो गई, यानी मैं इसको यहां पे बता देता हूं, इसको मैं यहां पर वर्ल्ड मैप पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वर्ल्ड मैप की जगह फोटो में बता दूं, यहां से चीजें शायद आपको ज्यादा बैठ सकती। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वास्को डी गामा ने खोज करी थी, किसकी? कब करी थी? 17 मई 1400। ठीक, तो भाई अब होता क्या है, यहाँ पर वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। पुर्तगाल का रीजन समझो फिलहाल में यहाँ पर, अब तो चेंज हो गया, पहले कुछ बड़ा था। ठीक, ये यूरोपियंस की बात कर रहे हैं, अब पूरा सेंटर हम यूरोप करेंगे। अभी हमने फ्रेमवर्क देखा था इतिहास के पैमाने क्या है, अब हम प्योरली जहां से यूरोपियंस आ रहे हैं वहां पे उठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ फैक्टों की भरमार है, बस आपको समझना है। ठीक है, होता क्या है कि क्या होता है कि इनको पता चला, यूरोपियंस को पता चला कि यार जो एशिया है, या फिर बोलना चाहिए ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर ना बहुत जबरदस्त समृद्धि। ठीक है, चाइना में भी अच्छा खासा बढ़िया सा समृद्धि थी, यानी ग्रोथ थी, बढ़िया अमीर टाइप का था। इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, जग जाएगी। ठीक है, तो जब इन लोगों को पता चलेगा तो व्यापार होता था, पर व्यापार किससे होता था? इनसे लैंड रूट से। ठीक, लैंड रूट से होता, नाव से क्यों नहीं होता था भैया? नाव ना उस समय उस लेवल पर एडवांस नहीं थी। ठीक है, जैसे कि कोई बोलते ना कि जैसे कि हम लोग कोई गाड़ी में 10 बैठ गए, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, अब पेट्रोल गाड़ी में वो फटफटी पुरानी वाली में भी 3-4 घुस के बैठ जाते हो, कई लोग को देखा होगा। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि वो कमजोर है, उतनी कैपेसिटी की नहीं है, आप 2-4 लोग भारी वाले बैठ जाओ, या एक का बहुत हैवी वेट बैठ जाए, तो वो टेक भी चढ़ेगा करके धीरे-धीरे चलेगा। कहने का मतलब क्या है, उस समय जो नाव थी, नाव में हाई लेवल कैपेसिटी है, यानी यार नाव जो थी वो उस लेवल पर एडवांस नहीं थी जो धीरे-धीरे होगी। तो इसलिए लैंड रूट से बहुत पहले समय से चल रहा था व्यापार। ठीक, लेकिन क्या होता है, धीरे-धीरे इंडिया की खोज करना चालू करते। तो मैंने इसको वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास में और पॉलिटी वाली क्लास में बताया था कि जब हमें यहाँ के बारे में पता चला, इंडिया की समृद्धि के बारे में पता चला, तो यूरोपियंस में एक बात भावना जागी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये यूरोपियंस बहुत सारे हैं। ठीक है, जितने भी बात करें, ये सब ना व्यापारी किस्म के, और उनको लगता है कि यहाँ से व्यापार करना है। क्यों व्यापार करना है? क्योंकि देखो ये जो है ठंडे इलाके के, हमारे इंडिया में सूती वस्त्र बहुत अच्छे होते हैं, मसाले वगैरह थोड़े बहुत होते हैं। ये वाला जो एरिया है इंडोनेशिया, खास तौर पे यहाँ ध्यान रखना, मैप में बता रहा हूँ, उसको मैप को दिमाग में इमेजिनेशन में लाइए। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये मसाला द्वीप कहलाता था, मलाया द्वीप, मसाला द्वीप, यहाँ पर मसाले होते थे। ठीक, तो इनको भाई नॉन वेजिटेरियन थे, तो उनको खाते थे, तो उनको चटनी वटनी लगा खाते थे, पर पता चला काली मिर्च वगैरह भी है तो उससे टेस्ट अच्छा है। ठीक है, और गर्म भी होती है। ठीक है, नेचर में। तो इस तरह से इनको ये बात पता थी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि वास्को डी गामा आया तभी से व्यापार चालू नहीं हुआ, अंग्रेज आए तभी से व्यापार चालू नहीं हुआ। हम देखेंगे सबसे पुरानी सभ्यता इंडिया की कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से भी पता चला है भाई व्यापार हुए हैं यहाँ पर। रोम से व्यापार हुआ उस समय, रोमन साम्राज्य।
तो ये कहना तो एक छोटी समझ होगी कि हम अंग्रेजों से ही व्यापार चालू हुआ, लेकिन ये था लैंड रूट से। लैंड यानी ये पानी वाला रूट नहीं, नाव के थ्रू नहीं, ये लैंड रूट से, ठीक है। पानी में इतना कैपेबिलिटी नहीं है, और नक्शा वगैरह जो हम देख रहे हैं उस लेवल पे नक्शा बना भी नहीं। अब ये तो सैटेलाइट से आराम से देख लिए, उस समय आप सोचो जब नाव नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी हाई लेवल नहीं है ना, तब आपको समझना पड़ेगा कि हम दुनिया को कम जानते होंगे, हम और यूरोपियंस भी कम जानते थे। मैप बनने का उस समय दौर चल रहा, जहां जाते थे मैप बना लेते। तो जब जगह का मैप नहीं पता रहेगा तो जाएंगे कैसे? तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया की खोज चालू होती है। तो इंडिया की खोज में हमने बताया है कि इंडिया को खोजने गया था एक व्यक्ति, क्या नाम था? कोलंबस। वो जा रहा था इधर इंडिया की तरफ, भटक गया होगा बेचारा, तो भटक के वो चला गया यहाँ पर, और उसको लगा कि ये इंडिया है। पर इंडिया के डायरेक्शन देखेंगे तो अभी हम डायरेक्शन बनाए तो ये होता नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उसने सुना था कि यार जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन कैसे पता उसको? सूरज के थ्रू तो पता चलता ही है। वहां पर कंपास आ गया, कंपास में क्या होता है, चुंबक लगी होती है, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है। तो उसके अनुमान से उनको पता था कि इंडिया किधर है, इधर है, ठीक है। तो उनने सोचा यार इंडिया जाना है, तो इंडिया का तरफ है ईस्ट यानी पूर्व तरफ, ठीक है। लेकिन भैया इसकी नाव भटक गई, ये धोखे से पहुंच गया इधर। अब जमीन में जाके वहां पे झंडा तो नहीं लगा कि यहाँ पर स्वागत है आपका भारत, ये तो मसला है। तो जब यहाँ पर गया वो, तो उसको लगा कि ये इंडिया है, और डायरेक्शन में देखा उसने कंपास में, तो बोला अरे यार ये तो ईस्ट में ना हो कि वेस्ट में हमारा, क्योंकि इसका देखो यूरोप का ये वेस्ट पड़ रहा है, यूरोप का ये ईस्ट पड़ रहा है, तो ये ईस्ट में इंडिया हो गया, वेस्ट में आपका ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया में जब जाएगा वो बोलेगा भैया ये इंडिया है। उल्लू बना दिए लोगों ने, मैं सही बताता हूँ, ये इंडिया ना वेस्ट इंडीज है, इंडिया के नाम से, वेस्ट में, इंडिया में नहीं। तो आपने क्रिकेट में कोई टीम का नाम सुना? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज यहाँ पर वो खुद उल्लू था, उसको पता नहीं था ये इंडिया नहीं बेटा वेस्ट इंडीज। तो ये धोखे में आ गया, ठीक है। फिर वापस जाएगा और फिर खुश होकर बताएगा भाई मैंने देखिए इंडिया तो पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है, टेंशन नहीं। बोलेगा पगले ये इधर है, ठीक है। बाद में दूसरा जाएगा व्यक्ति अमेरिकी बेस पूगी। कौन जाएगा? अमेरिकी बेस पूगी। अमेरिकी बेस पूगी के नाम में अमेरिकी लिखा है। तो जब जाके यहाँ पर ब्राजील और साउथ इंडिया वाले रीजन में, साउथ अमेरिका वाले रीजन में जाएगा और पता चलेगा कि भाई ये अमेरिका है, वो अपने नाम पे रखेगा। पर खोज किसने करी शुरुआत में जाके? यहाँ पर। तो हमने ये पॉलिटी के सेक्शन में डिटेल में समझ लिया था। तो आपको यदि जिसने नहीं देखा हो तो वो YouTube में डाला हुआ है, तो आप उसमें वीडियो देख सकते हो, उसमें बताया गया है, ठीक है। पर हम यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री को इंडिया सेंट्रिक करके बात करें। अब क्या होता है, हमें जाना है यहाँ पर हमने एक चीज बताई, यहाँ पर इटली है, देखो ये छोटा सा पार्ट है इटली। इटली ने क्या किया भाई, इटली ना यहाँ पर उसने नाव वाव या फिर उसके ज्यादा नेटवर्क हो, तो उसने ना इस एरिया में और इस एरिया में, ये वाले एरिया में अच्छी पकड़ बना ली और खूब व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इटली, यहाँ पर हो गया ब्रिटेन, यहाँ पर हो गया फ्रांस, यहाँ पर हो गया स्पेन, फिर हो गया पुर्तगाल, है ना। ये यूरोपियंस के नाम लिख रहा हूँ, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा जर्मनी। इनको पसंद नहीं आएगा इस, वो पड़ोसी है नहीं, तो पड़ोसी क्या होते हैं, लॉजिक क्या करते हैं, दुश्मन। तो उन्हें कुछ जलन हो रही है यार, हमारा है बहुत हमारा, हमें कमाना, तो ढूंढो जरा इंडिया किधर, ठीक है। तो ये ढूंढने निकला है, ठीक है। तो एक यहाँ तक आया, ये टिप तक, क्योंकि ना ये जाना इधर से था, यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इटली वालों का और यहाँ पर फारस जो है, अरब्स हैं, इनका अधिकार है। तो व्यापारी जो होंगे एक दूसरे के एरिया पे नहीं जाने देंगे। तो ये सोचेगा एक काम करो, पानी वाला रूट देखो जिससे ना ज्यादा पैसे नहीं लगते, ज्यादा चोरी चारी भी नहीं होगी। यहाँ पर चोरी चारी कर लेते हैं, लूट लेते हैं, अपन नाव से जाएंगे अपना सेफली। तो इसको इंडिया को ढूंढना है, तो इंडिया तक ना यहाँ तक तो आ गए थे, इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। होप यानी कि होप यानी आशा, अच्छी आशा, ठीक है। ये अंतरिक्ष बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष भूगोल में पढ़ते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है जितनी भी नोक बनी, देखो मैंने खास तौर पर बताया था, ज्योग्राफी क्लास बताया था, कोई भी जगह देखो नोक बनी, नोक बनी, नोक बनी है, नोक बनी है, यहाँ नोक बनी है, यहाँ पर भी देखो नोक बनी, यहाँ पर भी नोक बनी। अब ये तो एक बोलना चाहिए कि नेचर का जादू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ी सी ना पत्थर की चट्टानें होंगी हर टिप पे, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, और उसी का नाम है कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ तक तो आ जाते हैं, पर यहाँ से आने के बाद ना यहाँ तक अब आपको लग रहा है कि चले जाएंगे, कितनी बड़ी बात है, लेकिन उस समय ना मैप थे, क्योंकि
आप नदी जाओ, ठीक है, गंगा नदी जाओ, गंगा नदी में जाके आप ये नर्मदा नदी बड़ी नदी देखो तो ऐसे देखते हो तो लंबी दिखती है। ये समंदर है भाई, ये नदी नहीं है। समुद्र काफी डेंजरस होता है। तो और नाव की उतने लेवल पे एडवांसमेंट भी नहीं है, नक्शा भी नहीं है, जानते भी नहीं है, और खासकर यहाँ पर मानसूनी हवाएं चलती हैं, जिसका नॉलेज अरबों को तो पता है पर इनको नहीं पता, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक तो आगे जा रहे थे, ठीक। लेकिन वास्को डी गामा की बात करते हैं, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो होता है, वास्को डी गामा क्या करता है भाई, वास्को डी गामा यहाँ तक आता है, पर यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया के व्यापार प्राचीन समय से, तो यहाँ पर एक व्यापारी मिल जाता गुजराती, हाँ, कोई नाम जानता है उसका, तस्नीम, विदान, अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद नाम का यहाँ पर व्यापारी होगा। वो व्यापारी क्या करेगा, यहाँ से उसकी हेल्प लेके रास्ता बताते बताते जाएगा इंडिया। कब? 17 मई 1498, और फिर अपनी डायरी में नोट कर लेगा और बहुत खुश होगा, मैंने इंडिया खोज कर लिया। ठीक, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर ना अब कहानियों को समझना है, फिर हम फैक्ट पे आएंगे। यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के लोग स्वागत कर रहे हैं, आ जाओ तुम लोग यूरोपियन से, आ जाओ, ऐसा तो नहीं। पुर्तगालियों की थोड़ी सी बैडनेस है, पुर्तगाली ईसाई धर्म के, ठीक है, ईसाई धर्म के तो हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर इनकी दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता नहीं है। मैंने एक वर्ड यूज किया, सहिष्णुता, क्या मतलब होता है इसका? सहिष्णुता, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसको आसान शब्दों में क्या बोलेंगे? इसको सहनशीलता बोले तो कोई गलत नहीं। टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक, ये बात का ध्यान रखना। टॉलरेंस की बात है, देखो धर्म में हमारे आजकल देखा जा रहा है, हमारे धर्म में भी कम सहनशीलता, हमारे देश में कम सहनशीलता आ रही है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं, ठीक। समय के साथ यदि सहनशीलता आ जाए, कहने का मतलब है सहनशीलता का मतलब गलत मतलब नहीं, सब लोग भाईचारे से रहें, इसको इस सेंस में समझो, सब लोग भाईचारे से रहें, एक दूसरे की चीजों का सम्मान करें, एक दूसरे को हर्ट ना करें धार्मिक तौर पर, ये बाकी चीजों में उसको बोलते हैं टॉलरेंस। आप लोगों में टॉलरेंस है? क्या लगता है, यदि हम धर्म की बात ना करें तो बाकी नॉर्मल बिहेवियर, आप लोग को जल्दी गुस्सा आता है आजकल, ठीक है, क्यों आता है? गर्म खून की उसी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप में धीरे धीरे समय के साथ आप में टॉलरेंस कम कर रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने साथ टॉलरेंस को ज्यादा लाइए, सहनशीलता, नम्रता, पोलाइटनेस, एथिक्स में सब पढ़ेंगे हम ये, तो ये सब चीज ज्यादा लाइए, आप लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही बोलते हैं लकड़ी जो अकड़ी रहती है वो टूटती है ना, तो स्वभाव में अकड़न नहीं होना चाहिए, स्वभाव में ज्ञान के प्रसार से नम्रता आती है, तो ज्ञान जितना आएगा आप में उतने बेहतर समझ पैदा होने लगेगी। तो भैया पुर्तगालियों की क्या प्रॉब्लम थी, इन लोग में सहनशीलता नहीं थी, और इनका खास कट्टर दुश्मनी किससे थी? मुस्लिमों से थी। तो यहाँ पर जैसे ही ये जाएगा, कहाँ जाएगा ये? इंडिया में सबसे पहले कदम कहाँ रखा? केरल में, और गोवा में, और गोवा में, और कालीकट भाई, कालीकट, कोची वाले जिनने बोले मैं गलत नहीं बोले, पर कालीकट आपको इतिहास में उसको कालीकट बोलते हैं, ठीक है, कालीकट, ठीक है, तो यहाँ काली जी नहीं है कि काट रही है, ठीक है, कालीकट जगह का नाम। तो कालीकट है जिसे अब कोच्चि बोला जाता है। कोच्चि कहाँ पड़ता है अब ये? केरला, अरुणाचल कहाँ पहुंच गया भाई? केरला, केरला में पड़ेगा ये, ठीक है, तो केरला में पड़ेगा। पर यहाँ पर खास बात, पुर्तगाली उसको वैसी टॉलरेंस नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा कौन है? जमोरिन या जमेरियन बोल सकते हो, जमोरिन। ये जो जमोरिन है ये मुस्लिम शासक है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ब्राह्मणी समाज, जो ब्राह्मणी एम्पायर है ना, कम शब्दों में बताता हूँ आप समझ सको। एक राजा है जमोरिन, तो ये मुस्लिम शासक है, ठीक। अब आपको पता है ये अरब प्रायद्वीप है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया भी मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो यहाँ पर अरब्स रहते हैं, और अरब भी व्यापारी थे अच्छे खासे, तो इसका और इसके अच्छे टाइप बनते हैं। अब ये जाएगा कौन? वास्को डी गामा यहाँ जाएगा, तो इसका स्वभाव और उसका स्वभाव, यानी कि दोनों की बाउंडिंग नहीं बनी, तो ये बोलेगा भाई मुझे व्यापार करने दो, तो बोलेगा नहीं देता, तुम कौन से, तुम ये हो, नहीं करने देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वास्को डी गामा पता करेगा, बात होगी, फिर वापस जाएगा, फिर बोलेगा भैया इंडिया में आया, बाकी मैंने रास्ता खोज लिया, बस अपने को व्यापार करना है, जमोरिन को देख लेंगे हमारा, ठीक है। अब जब ये यहाँ गया तो इसने ना अरब्स लोगों को अलाउ किया कि यार तुम भी व्यापार कर सकते हो। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली को बोल रहा है नहीं मैं ही बस करूंगा,
जोबरेंट बोलते तुम होते कौन हो भाई? तुम तो आए हुए हो अभी, ये हमारा एरिया, हम इसको अलाउ करें, तुमको हम कम लाइसेंस देंगे, कम जगह देंगे, उनको ज्यादा जगह देंगे, उनके लिए ज्यादा छूट देंगे, वो हमारे वाले फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे में क्या होगा, इसका दिमाग खराब, वापिस आया, बोला यार जमहूरियत को तंग कर रहा है, ठीक है, सेना लेके डराता है, अपन भी सेना लेके चलते, तो नेक्स्ट टाइम जाएगा ये सेना लेके और ये लड़ेगा, ठीक है, और जमहूरियत को हराएगा। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ खास तरह से अब देखो हिस्ट्री में कदम रख रहे हैं ना, अभी तक हम लोग चीजों को फ्रेम कर रहे थे, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बात देखो, जमहूरियत हारा क्यों? पुर्तगाली बाहर के आए, वो अपनी नाव में सेना लेके आया, ये जमहूरियत यहीं का है, हारा क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी से नहीं बनती है, गोवा वाले रीजन को, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती, पड़ोसी तो पुर्तगालियों ने क्या किया, पड़ोसी से हाथ मिला लिया, और वास्को डी गामा ने या पुर्तगालियों ने बोला देखो भाई पड़ोसी, तुम आपको जमहूरियत तंग करते ना, मेरे को भी उससे बननी है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसको हराने में, बदले में भाई तुम्हें क्या चाहिए भाई? बदले में मुझे लाइसेंस चाहिए, बदले में मुझे यहाँ पर व्यापार करना है, मुझे जगह चाहिए, मुझे छूट चाहिए, मुझे टैक्स कम चाहिए, मैं कम टैक्स दूंगा, थोड़ा बहुत पैसे दूंगा, पर मुझे ज्यादा मत लगाना, और बदले में मैं तुम्हें जीत के दूंगा, तुम जगह लेते रहना, बस मेरे को व्यापार करना है, ठीक है, और ज्यादा लाभ कमाना है। तो इस वजह से क्या होगा, जब इसने भी लड़ा, उसके पड़ोसी ने, और वास्को डी गामा ने अपनी सेना से भी लड़ा, और जमहूरियत हारा, तो यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक चीजें को आप गहराई से अब लेंगे, ठीक है। अभी तक आपको जो पहले से पढ़े वाले बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा सर यार बहुत देर से कहानी सुना रहे हैं, आओ तो अब आ रहे हैं कहानी पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब चीजों को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझेंगे, कहानी के तौर पे समझेंगे। हाँ ब्रेक चाहिए, ठीक। तो ये अभी रह गया है, अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, डिटेल में बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड चीजें। तो अपन लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक लें, 5 मिनट का लें? 5 मिनट। अभी यहाँ पर है अपन 7 तक आ जाए ना, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है। एक तो लेट चालू किए और अपने को लिमिटेड टाइम तक पढ़ना, 11:30 तक पढ़ना, ठीक है। अब वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने यहाँ नोट किया है, तो बस अपने को सही वे में पढ़ना।